तो भैया जैसे अभी मानस ने कहा है कि एनएससी पे 4000 से ज़्यादा स्टॉक है। आप स्क्रीन रन करते हैं तो आपके पास 25-30 स्टॉक्स आते हैं। आप उसमें से अपने P10 प्रकाश 10 स्टॉक्स कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जो स्क्रीनर यूज़ करता हूँ, तो उसमें कौन से पैरामीटर यूज़ करते हैं हम लोग ना, उसके बारे में बताता हूँ, है ना? जी। भाव थोड़ा ऊपर नीचे भी मिल जाए, अच्छा स्टॉक ही होता है। बिल्कुल। तो आपका क्या तरीका है अपनी पैसिव इनकम स्ट्रैटेजी के लिए? स्टॉक में कैसे अच्छे ढूंढ पाते देखो हो? कि जो मैं स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ ना, मैं बहुत चूज़ी हूँ लेके, मैं ना स्टॉक लेने से पहले ना मैं काफ़ी उसको डीप डाइव करता हूँ। 8 को 15% तक आप लेके गए, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि क्या उसमें स्टॉक्स पे कन्विक्शन ज्यादा था या लॉस लेने का मन नहीं था? आज हमारे बीच एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। उन्होंने ट्रेडिंग को एक डिसिप्लिन्ड आर्ट में बदल दिया है। वो पिछले 15 सालों से क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी के साथ पार्ट टाइम ट्रेड कर रहे हैं और स्विंग ट्रेड में रिस्क को डिफाइन करके बहुत ही बढ़िया रिटर्न को एंजॉय कर रहे हैं। आज हम लोग सीखेंगे उनसे एक ऐसी पैसिव पार्ट टाइम स्ट्रैटेजी जिसको एक ऑफिस गोवर, एक स्विंग ट्रेडर और एक पोजिशनल ट्रेडर बहुत ही इजीली फॉलो कर सकता है। सो लेट्स वेलकम प्रकाश भैया। प्रकाश भैया कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग योर शो एंड जैसे कि आपने बोला कि पार्ट टाइम स्ट्रैटेजी है ये, तो मैं 15 साल से जॉब कर रहा हूँ और साथ में जो है ट्रेडिंग भी करता हूँ, है ना? बट ये 4-5 साल से या मैक्सिमम मान लो 6 साल से जो है मैं ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पे ही आया हूँ, क्योंकि उससे पहले जो है मैं करता था ट्रेडिंग, बट वो ऑप्शंस है जैसे सब सब लोग स्टार्ट करते हैं, तो वैसे ही मैंने भी स्टार्ट किया कि ऑप्शन से चालू करा मैंने, निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह। बट हाँ, मुझे काफ़ी टाइम लगा रियलाइज़ होने में, बट हाँ, मैंने फाइनली रियलाइज़ किया कि जो स्टॉक अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसे मतलब जनरेट करना है, रिटर्न जनरेट करना है, तो आपको स्टॉक से हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ स्टॉक से ही हो सकता है। लोगों ने, मैं ये भी सुनता हूँ कि ऑप्शन में लोग कमाते हैं अच्छा। बट मुझे लगा कि जो मेरा माइंडसेट है और जिस तरह का मेरा नेचर है, तो मुझे लगा कि स्टॉक से ही मैं बना पाऊँगा, क्योंकि इतने साल मैंने सारी चीज़ें टेस्ट करा। तो फाइनली जाके मैंने सोचा कि स्विंग ट्रेडिंग को एक थोड़ा-सा मैंने मॉडिफ़ाई किया। मैं इसको पूरा स्विंग ट्रेडिंग भी नहीं बोलता और ना ही मैं बोलता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है। तो मेरा जो स्ट्रैटेजी है, मेनली मैं 1-2 महीने की होल्डिंग रहती है मेरी। तो स्विंग ट्रेडिंग तो आप ये भी कह सकते हो कि 2 हफ्ते में काट दो, या नेक्स्ट, कई बार क्या होता है कि नेक्स्ट वीक ही काट दे, 1 वीक होल्ड करते हैं। तो मैं उस पीरियड पे लेके फिक्स नहीं हूँ। मेरे को ये रहता है कि मेरा जो रिटर्न, मुझे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, वो अगर मुझे 15 डेज़ पे मिल जाएगा, तब भी मैं एग्ज़िट करता हूँ पोर्टफ़ोलियो बेसिस पे। और अगर मान लो मुझे लगता है कि इसके लिए, क्योंकि कई बार मार्केट आपके फ़ेवर में नहीं होते, आपने जैसे पोर्टफ़ोलियो बनाया और गिरने लग गए स्टॉक या पोर्टफ़ोलियो गिरने लग गया, तो उस केस में मैं 2 मंथ्स भी होल्ड कर लेता हूँ। तो मैं इसको कुछ ऐसे टाइम बाउंड नहीं करता, बट हाँ, ये इतना भी लॉन्ग टर्म में होल्ड नहीं करता कि 6 महीने या साल भर टाइप का होल्ड कर लूँ। क्योंकि या तो इतने टाइम पीरियड में 2 ढाई महीने में या 3 महीने में ना, या तो मेरा एसएल हिट होगा पोर्टफ़ोलियो लेवल पे, या तो जो मेरी डिज़ायर्ड रिटर्न है वो मैं जनरेट करता हूँ, है ना? तो ये बेसिकली सारी स्ट्रैटेजी है जो आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, है ना? अ, आपने बोला कि थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, मैं तो ये कहूंगा थैंक यू फॉर कमिंग, बिकॉज आपके पास एक चीज है जो मुझे आपसे चाहिए आज। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो आप भी समझ गए। तो हाँ, एज अ ट्रेडर लोग हमसे पूछते हैं कि भाई एक अच्छा स्टॉक बता दो। हाँ। और आपने बोला कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो स्टॉप लॉस हिट होगा या ऊपर जाएगा, या इसके पीछे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है जो लोग भी हमसे पूछते हैं और जो आप भी बहुत अच्छे तरीके से करते हो, हुँ, वो होता है स्टॉक सिलेक्शन। हुँ, अगर हुँ। हमने अच्छा स्टॉक सिलेक्ट कर लिया, भाव थोड़ा ऊपर नीचे भी मिल जाए, अच्छा स्टॉक ही होता है। बिल्कुल। सो आपका क्या तरीका है अपनी पैसिव इनकम स्ट्रैटेजी के लिए? स्टॉक में कैसे अच्छे ढूंढ पाते देखो, हो? मैं आपने बिल्कुल सही बात बोली है, क्योंकि मेरा जो मानना है, और इस इतने साल इस स्ट्रैटेजी को यूज़ हम्म। करने के बाद, अगर आपका स्टॉक अच्छा है ना, हम्म। तो टेक्निकली थोड़ा बहुत रॉन्ग हो भी जाते हो ना। मान लो आपने, क्योंकि देखो कोई अगर आपको ये बोलता है ना हम्म। कि उसको एग्ज़ैक्ट एंट्री पता है या एग्ज़ैक्ट एग्ज़िट पता है, तो आपको झूठ ही बोल रहा है। मेरा मानना है ऐसा है, हो सकता है होता होगा ऐसे कुछ। क्योंकि कोई भी ना मार्केट को टॉप एंड बॉटम नहीं पकड़ सकता, ये सब जानते हैं, है ना? तो मेरा ये रहता है कि, और मेरा स्टॉकों का चलने का रीज़न भी एक यही है, कि जो मैं स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ ना, मैं बहुत चूज़ी हूँ लेके, मैं ना स्टॉक लेने से पहले ना मैं काफ़ी उसको डीप डाइव करता हूँ। ऐसे नहीं कि मुझे किसी ने बोल दिया
कि ये लेना है तो मैं वो ले लूँ, ऐसा ना मैं कोई ट्विटर जो होते हैं लोग बोलते हैं या फिर टीवी में, मैं इस तरह की स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करता। पहले किया करता था और मुझे उसकी वजह से काफ़ी कई बार मैंने अपने जो अकाउंट है वो जीरो करे हैं ना, तो उसके बाद फिर मुझे लगा है कि अगर स्टॉक अच्छा है ना, तो फिर आप टेक्निकली अगर यूज़ नहीं भी करोगे, क्योंकि मैं टेक्निकल पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करता। अगर मेरे को पूछोगे, मैं भरोसा करता हूँ कि स्टॉक सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, है ना? उसकी वजह से मेबी ये स्ट्रैटेजी थोड़ा कामयाब है। अगर मान लो टेक्निकली मैं बहुत अच्छा होता, मेरा स्टॉक अगर खराब है, तो मैं कोई सा भी इंडिकेटर लगा दूँ, जितने भी आजकल सब लोग यूज़ करते हैं, आरएसआई है, चाहे सुपर ट्रेंड है, वो तभी चलता है जब आपका स्टॉक अच्छा हो। तो इसलिए मेरा जो 80% फ़ोकस होता है ना, स्टॉक सिलेक्शन पे है, ना कि मैं टेक्निकली देखता हूँ, है ना? तो लोग क्या करते हैं, पहले टेक्निकली देखेंगे, ये ऑल टाइम हाई काट लिया या फिर 52 वीक लो पे है या 52 वीक हाई पे है ना? तो टेक्निकली देख के वो जाते हैं कि इसका फंडामेंटल चेक करता हूँ कि फंडामेंटल अच्छा है या नहीं है। बट मैं उल्टा करता हूँ। मैं पहले स्टॉक को देखता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि मेरी एंट्री एग्ज़िट कहाँ बन सकती है। एक्सपेक्टेड एंट्री एंड एग्ज़िट, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि ये वाला जहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ कि वो सही होगा या नहीं होगा। मैं एक प्रोबेबिलिटी का गेम खेलता हूँ जब भी मेरे स्टॉक सिलेक्ट हो जाते हैं, तो जहाँ पे मैं ले रहा होता हूँ ना, मैं ये सोचता हूँ कि मैं 8 या 10% मैं उस पे ऐसे लूँ और ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। ऊपर न छोड़ने का इन द सेंस कि 1:2 टाइप का ही मैं टारगेट करता हूँ। तो वो उसको जाने देता हूँ मैं। बट हाँ, अगर 8% का एसएल आएगा तो कट जाएगा, है ना? तो उसका मतलब क्या है कि स्टॉक तो ठीक था, है ना? मैंने जो मेरी इंटरप्रिटेशन है वो सही था। एक बार उसने एसएल काट दिया। हो सकता है किसी रीज़न हो, किसी न्यूज़ होगा या कुछ होगा। बट अगर दोबारा वो मेरी एंट्री क्राइटेरिया पे आता, मैं उसको दोबारा ले लूँगा। तो मोटा-मोटा अगर आप मेरे स्ट्रैटेजी का अगर मैं अपने स्ट्रैटेजी के बारे में बोलूँ, तो मोटा-मोटा अगर 5 या 6 स्टॉक पे या मैक्सिमम 10 स्टॉक पे जो है ना मैं ट्रेड करता हूँ। मैं लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ 10 स्टॉक के लिए। रीज़न ये है क्योंकि लोगों को इतना आइडिया नहीं है और मैनेज नहीं कर पाते, माइंडसेट वैसा नहीं है। क्योंकि मेरे को इतने साल हो गए तो मुझे थोड़ा-सा उसका फ़ायदा मिलता है कि हाँ, मैं 5-6 पे भी कर सकता हूँ। बट जो नए लोग इस स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करेंगे, उनको एटलीस्ट 10 स्टॉक तो लेना चाहिए। क्योंकि 10 से क्या होता है ना, आप डाइवर्सिफ़ाई हो जाओगे। डाइवर्सिफ़िकेशन का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि आप गोल्ड ले रहे हो या कुछ और ले रहे हो। उन्हीं स्टॉक में डाइवर्सिफ़ाई हो जाते हो ना, आप जब 10 ले लेते हो। एनएससी में इस टाइम पे 4000 स्टॉक हैं जो हुँ, लिस्ट हैं। हुँ, मैं सीधा सवाल, मैं हुँ। उन 10-15 पे कैसे पहुंचूं? जी, जैसे केतन पारे के 10 स्टॉक्स आए आए के थे, 10 वैसे ही स्टॉक प्रकाश के भी 10 स्टॉक्स P10 क्या P10 हैं? स्टॉक्स। तो देखो, मैं बड़ा सिंपल सा ही करता हूँ, क्योंकि जब भी आप फंडामेंटल की बात करते हो ना, तो आधे लोग ऐसे ही टेंशन में आते हैं, फंडामेंटल क्या करना पड़ेगा, पता नहीं, मैं तो बीकॉम भी नहीं हूँ, मैं तो सीए भी नहीं हूँ, है ना? मैं सेम एमबीए हाल फाइनेंस हमारा नहीं भी हूँ। था, क्योंकि अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि टेक्नो फंडा का टर्म सुना हुआ है, टेक्निकल एनालिसिस प्लस फंडामेंटल के बाद हम हाँ, लोग ट्रेड हाँ, करते हैं। हाँ, हाँ, बट आपने उसको उल्टा कर दिया, आपने हाँ, फंडा टेक्नो कर दिया। पहले बिल्कुल, फंडामेंटल करो, फिर टेक्निकल बिल्कुल। करो और फिर अपने 10 स्टॉक चुनो। मैं देखो, अब ये जो फंडामेंटल मैं कह रहा हूँ ना, जब अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या-क्या चीज़ें यूज़ करता हूँ। अगर आप देखोगे ना, तो बोलोगे ये तो बड़ा सिंपल है, लोग क्यों नहीं यूज़ करते, है ना? पहले और अब में क्या फ़र्क है कि पहले ये जो इन्फॉर्मेशन आज अवेलेबल है, आप जैसे फंडामेंटल देखने के लिए अगर बहुत ज़्यादा आपको नहीं देखना है, खाली ऊपर-ऊपर से देखना है, तो स्क्रीनर है ना, डॉट इन, स्क्रीनर डॉट इन करके इंडियन वो है, साइट है, तो उस पे आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो पहले क्या होता था, आज से अगर 10 साल पहले की बात करो, तो फाइनेंशियल देखने के लिए या तो वेबसाइट में जाओ उनके, पीडीएफ डॉक्यूमेंट पढ़ो, अर्निंग रिलीज़ बोलते हैं उसको जो आते थे, वो है। और या फिर आप क्या कर लो, क्या कहते हैं, बहुत पेड टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते थे, उसमें बहुत बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते थे, उससे आप फंडामेंटल। आजकल तो सब फ्री है ना। और ये क्या है कि स्क्रीनर का क्या फ़ायदा है ना, आपको जब 20-25 कंपनी देख लेते हो ना, सिमिलर लाइन पे ही सारी चीज़ें होती हैं, है ना? जैसे मान लो रेवेन्यू है, उसके बाद एक्सपेंसेस है, फिर है ना प्रॉफिट आ रहा है, इस तरह का है। सबका रिपोर्टिंग स्टाइल थोड़ा-थोड़ा अलग होता है। जैसे एक कंपनी का ले लो, थोड़ा अलग तरीके से प्रेज़ेंट करता है, दूसरा अलग तरीके से करता है। सो स्क्रीनर क्या करता है, उसको सिमिलर एक ही लाइन पे तरीके ही से करता होता है ना? तो आप जब देखने लगते हो ना, तो आपको पता है कौन से लाइन पे मुझे देखना है। जी। कि रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ दिखता है मुझे, एक्सपेंसेस यहाँ दिखते हैं मुझे, नेट प्रॉफिट ऐसे दिखते हैं। हुँ, तो अब ये चीज़ें ईज़ी हो गया है। यूनिफ़ॉर्म हो गया आपके हाँ, लिए। और एक और अच्छी चीज़ हो गई है, पहले तो क्या होता था कि अगर किसी का 10% ये सब देखना है, तो जाके देख रहे हो एक-एक करके, एक-एक कंपनी में जाओगे कि और कहाँ पे है, एक इन्वेस्टर रिलेशन का पेज होता है, उसके अंडर आता है जाके कि यहाँ पे इस क्वार्टर का रिज़ल्ट है ना?
अब क्या है, सिर्फ टिकर का नेम डालो तो नीचे आ जाता है सारा देखने के लिए, है ना। दूसरी चीज क्या हो गई है इजी, कि आप उसमें ना फिल्टर डाल सकते हो। अब वैसे क्या है, एक एक करके देखोगे, अभी क्या है कि फिल्टर अगर आप डाल देते हो 4-5 या जो भी, कि मेरा रेवेन्यू ग्रोथ इतना होना चाहिए या प्रॉफिट ग्रोथ इतना होना चाहिए, अगर ये चीजें डाल देते हो, उन क्राइटेरिया को जो फुलफिल कर रहे होते वो स्टॉक आ जाएंगे। तो आपको पूरा यूनिवर्स, जैसे आप बोल रहे हो ना 4000 स्टॉक है, तो आपको पूरा यूनिवर्स देखने की जरूरत नहीं है ना। आपको कितने देखने हैं, आपके जो स्क्रीनर पे आएंगे, क्योंकि आपने ये सोचा है कि मैं उस स्टॉक में ट्रेड करूंगा जिसका रेवेन्यू ग्रोथ इतना हो या प्रोमोटर की होल्डिंग इतना हो। तो आप जो भी क्राइटेरिया डालते हो ना, तो आपके पास मुश्किल से 50-60 आएंगे, है ना। और थोड़ा सा डाल दोगे कि ये भी चीज़ होनी चाहिए उसमें, वो भी चीज़, क्योंकि वो आपका क्राइटेरिया है। आप जब डालोगे तो 20-25 आएंगे। अब 20-25 से तो 10 आपको सिलेक्ट करना है ना। ब्लाइंडली नहीं है कि आपने फिल्टर डाल दिया जो आगे सब ले लो करके। मेरे को आते हैं सवाल कि जो जो स्क्रीनर पे आने लगे हैं क्या उनको ले लें। अरे भाई देखोगे तो सही, थोड़ी कुछ भी आएगा ले लोगे करके ना। तो डीप डाइव करो थोड़ा सा, आप एंट्री का करो, एंट्री का देखो कि कौन सा हाई प्रोबेबल एंट्री है, क्योंकि कहीं पे भी ले लोगे तो फंस जाओगे, है ना। आपके पास तो ये भी सवाल आता होगा कि ये प्रकाश टेन स्टॉक्स के नाम बता दो, बस वही ले हाँ लें। हाँ, मैं उसको बड़ा अवॉइड करता हूँ। और बिल्कुल सही बोला है आपने। सबको ये है, चाहे मेरा बड़ा छोटा सा फॉलोइंग है, बहुत ज़्यादा है नहीं मेरे फॉलोअर्स, मुश्किल से ट्विटर पे होंगे कुछ 2000, और यूट्यूब का एक छोटा सा चैनल है उसमें भी 2000 हैं। तो सवाल यही है सारे, आप कभी से मौका मिले, टाइम मिले, आप पढ़ना, यही है कि आप बताओ कौन सा है। आपको स्क्रीनर पे भी आ जाएगा ना, तो मेरे को ही पूछते हैं कि ये आपको कैसा लग रहा है, बिकॉज दे वॉन्ट टू नो कि मेरा क्या टेक है इस पे। अगर मैंने उसको बोल दिया ना कहीं, या लिख दिया कहीं कि गुड स्टॉक, तो फिर वो ज़्यादा मेहनत करेंगे नहीं। तो मैं इसलिए अवॉइड करता हूँ ये सब चीज़ें बोलना। वो इंड्यूसमेंट है, क्यों बोलना आपके चाहिए, है ना? कन्विक्शन पे बैक्ड है कि हाँ, भाई ने बोला है करने का तो बस करेगा। बस बस, इन्होंने बोल दिया गुड स्टॉक है, ले लो चुपचाप करके, तो वो नहीं होना चाहिए। मैं बड़ा अवॉइड करता हूँ सब चीज़ें। तो वो स्क्रीनर पे कैसे हैं कि जो आपने कहा 4000 से 25 स्टॉक्स में कैसे हैं, हाँ। और फिर यहाँ पे बोनस आप दीजिएगा, उस 25 स्टॉक से हम प्रकाश 10 तक कैसे पहुंचे? हाँ, मैं वो क्राइटेरिया बता देता हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब फिल्टर पे डालते हो ना, तो फिल्टर आप सारी चीज़ नहीं डाल सकते। मान लो आप देखना चाहते हो 10-12 चीज़ें, अगर 10-12 चीज़ें डाल दोगे ना सारे, फार्मूला बेस्ड होता है, क्योंकि वो तो नंबर के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है ना, तो आपको एक भी स्टॉक नहीं आएगा, है ना, अगर 12 डाल दोगे। तो मेरा ये कोशिश ये रहता है कि जो मेजर फिल्टर्स हैं, कि जैसे रेवेन्यू ग्रोथ इतना, या प्रॉफिट ग्रोथ इतना, या प्रोमोटर होल्डिंग इतना, तो मैं 5-6 ही डालता हूँ उसमें। उसी से ही फिल्टर होके 25-30 ही बचते हैं। अगर लास्ट क्वार्टर का अगर देखोगे, आई थिंक अराउंड 38 स्टॉक आए थे उसमें से। अब वो 38 को थोड़ा सा और देखना है, क्योंकि मैं उन पैरामीटर्स को उसमें नहीं डालना चाहता, स्क्रीन पे फिल्टर पे नहीं डालना चाहता, क्योंकि उसमें क्या होगा, किसी में ऊपर नीचे हुआ तो फिर अच्छा स्टॉक भी नहीं बहुत आएगा, रिजिड हो जाएगा बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल rigid हो जाएगा। कैलकुलेशन। क्योंकि लोगों का ये भी रहता है कि आप सारी चीज़ उसी में डाल दो ना। हम्म। अगर आप जो चीज़ें देखते हो तो सारी चीज़ें उसमें डाल दो। तो आर्ट कहाँ रही, वो तो साइंस ही हाँ, हो गया। साइंस ही हो गया, तो फिर तुम क्या करो, जो आया उसमें बाय कर लो, हाँ। है ना। वो भी तो नहीं होना चाहिए ना। तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोमेटिक मतलब जैसे प्रोसेस है, आपको प्रोसेस को ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है। कोई भी आपको बोल दे, अगर ऐसा होता कि कोई आप चीज़ें डाल दो, क्लिक करो, जो स्टॉक आया वो ले लो और करोड़पति बन जाओ, वो तो नहीं हो सकता ना। आपको थोड़ा बहुत अपना आर्ट्स वाली स्किल्स तो लगानी पड़ेंगे ना। साइंस है, साथ में आर्ट्स भी है, वही है ना आपको डिफरेंस। क्योंकि देखो, अब जो मेरा स्क्रीनर है, मैंने मेरे नाम से पता नहीं कितने बना डाले उन लोगों ने। वहाँ स्क्रीनर पे जाओगे ना, मेरा नाम सर्च करोगे, कम से कम 2000 तो है ही है ना। 2000। अब ये नहीं कि एक ही कोई फॉलो कर ले, नहीं, अपना अपना बना लेते हैं। और मेरे ही नाम है, ये नहीं कि अलग से कुछ बना ले। मेरे ही नाम डाल के मैं देख रहा था एक दिन, मैंने इतने सारे मेरे बन गए। तो आइडिया क्या उनका क्या है कि बस क्लिक करो, आ जाएगा, हम ले लेंगे। तो वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो प्रोसेस क्या है कि जो स्क्रीनर पे आया, आप थोड़ा उसको डीप डाइव करो। आपने उसको वॉच लिस्ट कर दिया, जैसे आप बोल रहे हो कि प्रकाश के 10 स्टॉक कौन है, वो अगर आपने 10-12 ढूंढ लिया, आपने 10-12 आपने रखो वॉच लिस्ट पे, टेक्निकली उसको ट्रैक करते रहो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डेली बैठ के देख रहे हो उसको, चार्ट ऊपर नीचे जा रहा है, वो मैं उस पर बिलीव नहीं करता। मैं कहता हूँ कि डे एंड हो गया, 3:30 हो गए, मार्केट बंद हो गया, तुम देख लो अब। तो भैया जैसे अभी मानस ने कहा है कि एनएससी पे 4000 से ज्यादा स्टॉक है, आप स्क्रीन रन करते हैं तो आपके पास 25-30 स्टॉक्स आते हैं, आप उसमें से अपने P10 प्रकाश 10 स्टॉक्स कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो स्क्रीनर यूज़ करता हूँ, तो उसमें कौन से पैरामीटर यूज़ करते हैं हम लोग ना, उसके बारे में बताता हूँ, है ना। जी। तो अगर आप ये screener.in पे जाओगे,
तो इसमें क्या है ना कि एक सेकेंड, इस पे अगर आप जाते हो ना नीचे, तो ये जो क्वेरी वाला सेक्शन होता है ना, तो ये मैंने डाला हुआ है, ये मेरे नाम से बना हुआ है। आप इसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल देना, जिनको यूज़ करना है कर सकते हैं, और या तो ये पैरामीटर डाल के अपना बना सकते हैं स्क्रीनर, है ना। तो इसमें मैंने लिखा है कि YOY प्रॉफिट ग्रोथ 10% से ज़्यादा होना चाहिए। YOY जो सेल्स ग्रोथ है वो भी क्या है, 10% से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। प्रॉफिट प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 51% से ज़्यादा होना चाहिए। मार्केट कैप 2000 से 20,000 इसलिए है क्योंकि मेरा टारगेट ना मिड कैप स्टॉक पे ज़्यादा रहता है, क्योंकि मुझे लगता है ना उसमें मूवमेंट ज़्यादा होती है कंपेयर टू लार्ज कैप स्टॉक। तो मेरे वाले फिल्टर में मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो मार्केट कैप है 2000 से लेकर 20,000 तक होना चाहिए। FII होल्डिंग जो है, मैं उनको मानता हूँ जिन स्टॉकों में या जिन कंपनीज में FII की होल्डिंग 2% से ज़्यादा हो, तो थोड़ा वेल रिसर्च्ड कंपनी होते हैं, तो इसलिए ये वाला एक पैरामीटर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% से जो ज़्यादा होता है उसको ठीक मानता हूँ। और जो डेट इक्विटी है वो कितना होना चाहिए, मतलब मैं हाई डेट वाले कंपनीज को नहीं प्रेफर करता, तो इस वजह से 0.5 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है। और एक है पियो ट्रस्ट की स्कोर, ये बड़ा मतलब इसमें हमें कुछ करना नहीं है, वैसे अवेलेबल है स्क्रीनर पे। इसका मतलब क्या होता है, ये सारे ये जो क्या कहते हैं फंडामेंटल पैरामीटर्स है ना, उनको रेटिंग के बेसिस पे कि लिवरेज कैसा है, डेट कैसा है, ग्रोथ कैसा है, कैश फ्लोज कैसे हैं इसके, है ना, इन सबको मिला के एक स्कोरिंग होती है, उसको पियो ट्रस्ट की स्कोर कहते हैं। वो क्या होना चाहिए, 5 से ग्रेटर देन इक्वल टू 5 से, मतलब पियो ट्रस्ट की स्कोर जो है 5 से ग्रेटर देन इक्वल टू होने चाहिए। तो अगर ये इसका ग्रेटर देन 5 है तो कंपनी क्या है, कंपनी अच्छी मानी जाती है। कंपनी अच्छी मानी हाँ, जाती मतलब हायर इज बेटर। अच्छा। जितना 6 होगा 7 होगा तो ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर आप 8 9 डाल दोगे ना तो बहुत कम कंपनीज आएंगे, तो इसलिए मैंने 5 डाला हुआ है। अच्छा। तो जब आप इन सब सारे पैरामीटर को कंबाइन कर देते हो ना, तब फिर जो है जो स्टॉक आते हैं वो अच्छे स्टॉक्स आते हैं, है ना। तो अगर मैं इसी वाले पैरामीटर को सारे डाल के मैं अगर इसको रन कर दूं, रन क्वेरी करता हूं इसको अगर, तो अभी इस वाले क्वार्टर के लेटेस्ट में जो है ना 6 स्टॉक्स आए हैं अभी। स्वराज इंजन है, सिग्निटी टेक है ना। ये तो P6 हो गए। हाँ नहीं, ये 6 नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ 6 आए हैं अभी और आएंगे ना, जैसे अच्छा। जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होते रहेंगे ना, अच्छा। तो और आते रहेंगे। तो अभी तक आज 26 है ना। तो जो लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट सारे डिक्लेयर हुए हैं, अगर वो हमारे ये वाले क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, तभी वो इसी पे आएंगे। सही बात है। तो अब क्या होगा, 10 दिन बाद देखोगे ना तो ये 15 होंगे। तो ये जो क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं, हाँ। ये हम लोगों के मार्च में होते हैं, हाँ फिर उसके बाद जुलाई के आसपास होता है, फिर सितंबर, हाँ, सितंबर अक्टूबर। तो जून का जुलाई में डिक्लेयर होगा, मतलब जून वाला जो क्वार्टर होगा हाँ। लास्ट का, उसका जुलाई में होगा। फिर जुलाई होगा, सितंबर का अक्टूबर में होगा, अच्छा। और दिसंबर का जनवरी में में होता है। होगा। तो इस तरीके तो से ये होता है। हमको रन कब करना रहेगा? ये रन देखो, रन आप कर लो, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट खत्म हो गए, जैसे जून अभी खत्म हुआ था, जून खत्म होने के बाद जब TCS और इन्फोसिस के रिजल्ट आ जाते हैं 10th 11th के बाद आप रन कर सकते हो। 10-12 जुलाई को रन करें। जुलाई को रन करना अच्छा, ठीक है ना। और मतलब 15 के बाद प्रॉपर्ली स्टॉक आना चालू होता है, 15 के बाद रन करो। अगर आपको रन नहीं करना है तो वहाँ पे ना एक ऊपर जब आप इसको जाते हो स्क्रीनर पे ना, गेट ईमेल करके एक ऑप्शन आता है। अगर मैं दोबारा इस पे जाता हूँ, जो मेरे अपने नाम तो से यानी बनाए पुराने स्टॉक जो पिछले क्वार्टर के स्टॉक से वो आ जाएंगे, वो नहीं आएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये गेट ईमेल अपडेट वाला अगर आप कर देते हो, अपने नाम से अपने बना रखे है, तो इस स्क्रीनर पे जो स्टॉक जब भी आएगा ना, तो आपको एक ईमेल नोटिफिकेशन आएगा। तो अच्छा। इंस्टेड ऑफ रनिंग एवरी डे कि हाँ भाई रन करके देखता हूँ कुछ आया नहीं आया, आप अपना ईमेल चेक कर लो। ईमेल पे अगर कोई आया होगा तो इस स्क्रीनर का पार्ट है वो, तो उसको डीप डाइव कर लो। अपने आप बता देगा नोटिफिकेशन से कि भाई नोटिफिकेशन आ गया। स्टॉक, हाँ, इसको आप देख लो, जो आप करना है कर लो। बिल्कुल बिल्कुल वही है। तो ये अच्छा फीचर है, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट कि आप डेली देख रहे हो, बैठ के रन कर रहे हो। अच्छा फीचर है। तो ये जो क्वार्टरली रिजल्ट के बाद, जून के बाद ना, ये 6 जो स्टॉक आए हैं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ओनली कंपनीज विद जून क्वार्टर लिख रहा है ये, है ना। तो इसका मतलब उन्हीं स्टॉक, ये पुराने क्वार्टरों का नहीं दिखाएगा, लास्ट क्वार्टर के ये क्राइटेरिया जो फुलफिल कर रहे हैं वही स्टॉक दिखाएगा सिर्फ ये। तो यानी हर क्वार्टर पे हमारी वॉच लिस्ट रिफ्रेश हो जाएगी। बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगी। ठीक है। जब जो पिछले क्वार्टरों में जो मेरे स्टॉक हुआ करते थे, उसमें से बहुत कम बचेंगे इसमें। अच्छा। जरूरी नहीं कि सारे हों वही, कुछ और भी नए सारे होंगे, एक इक्का दुक्का रिपीट हो जाते हैं, अदरवाइज मोस्टली रिफ्रेश ही हो जाते हैं ये। ऐसा नहीं होता कि जैसे मान लीजिए 3 क्वार्टर्स कंपनी अच्छा कर रही हो तो लगातार आएगी इसके अंदर पे, बट एक हाँ, क्वार्टर बिल्कुल में आएगा। थोड़ा सा कुछ स्टैग्नेशन हो गया हो, पर वो हट जाएगा, वो हट जाएगा। तो बट वो कंपनी अभी भी अच्छी है। कंपनी अभी भी अच्छी, बट ये इनमें से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा। मान लो अब जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, कोई एक स्टॉक है जो पिछले क्वार्टर में बहुत अच्छा था,
है ना, तब उसकी वजह से वो रन वन करा। इस क्वार्टर में नहीं करा कि प्रॉफिट भी ग्रो नहीं करा उसका, सेल भी ग्रो नहीं करा, तो इस क्वार्टर में नहीं आएगा और वो परफॉर्म भी नहीं करेगा। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस वगैरह में कहीं बता रखा है मैंने, एक इंडोटेक करके कंपनी हुआ करती थी, लास्ट टू लास्ट क्वार्टर में भी बड़ा अच्छा था, पूरे क्वार्टर में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए उसने। तो मेरा स्ट्रैटेजी एक ये भी है कि रिजल्ट आने से पहले ना, अगर मेरे पास कोई स्टॉक पड़ा है ना, मैं निकल जाता हूँ उसमें। अच्छा, अर्निंग से टाइम होल्ड नहीं करते आप? नहीं, उस टाइम होल्ड नहीं करता। मुझे अगर पता चलेगा कि कल रिजल्ट आने वाला है, मेरे पोर्टफोलियो पे कोई स्टॉक है, तो मैं एग्जिट कर लूंगा ब्लाइंडली, रिगार्डलेस प्रॉफिट में हो या लॉस कुछ भी आए। हाँ, प्रॉफिट में हो रखा हो चाहे लॉस में हो तो रखा हो। फिर रिजल्ट आने के बाद उसको आप रीवैल्यूएट करते हो कि भाई उन क्राइटेरिया, अब उस फिल्टर में ये जमा हुआ है कि नहीं जमा हुआ, तो अगर हट गया तो गया, अगर आदत आ जाता है अच्छा, तो फिर ठीक है। तो फिर ऐसे इस लॉजिक के हिसाब से आप कोई भी स्टॉक 3 महीने से ऊपर होल्ड नहीं करते? बिल्कुल ही नहीं करता। बट हाँ, होल्ड नहीं करता, बट जैसे मान लो मैंने आज काटा, कल रिजल्ट आया, मैंने देखा सेम स्टॉक का रिजल्ट अच्छा है, तो मैं नेक्स्ट डे एंटर भी कर भाग लूंगा। जाएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं भाग जाते हैं। हाँ, भाग जाते हैं, बट महंगा ले लूंगा मैं, बट वो रिस्क नहीं लूंगा मैं कि रिजल्ट क्या आएगा किसी को नहीं पता। वो कुछ भी आ सकता है रिजल्ट, है ना। अभी एक बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल है, स्टॉक है, अगर मुझे याद हो, अभी याद नहीं आ रहा, कोई एक स्टॉक है। तो क्या हुआ कि रिजल्ट से पहले काफी अच्छा भाग रहा था वो, जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उस दिन लोअर सर्किट पे था वो। आईएक्स नहीं, आईएक्स नहीं है, आईएक्स तो परसों की बात। फोर्स मोटर के बाद ही आया था वो। फोर्स मोटर पॉजिटिव चल रहा है। फोर्स मोटर तो पॉजिटिव है, लास्ट क्वार्टर का स्टॉक है, मेरे स्क्रीन का ही स्टॉक है वो। अच्छा, हाँ हाँ, फोर्स मोटर ने बड़ा अच्छा रिटर्न दिया। क्यू पावर करके है, आई थिंक 3 टाइम्स हो गया वो, 2.5 टाइम्स हो गया, वो भी इसी स्क्रीनर का ही स्टॉक है। अच्छा, तो वो है कि आप 38 में से आपने जो चूज किए है ना, उनमें से दोनों थे या नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। क्योंकि आप जो मैं बाकी चीजें बता रहा हूँ उस तरीके से आपने देखा नहीं देखा करके, अगर आपने देखा होगा तो आया होगा। तो लास्ट क्वार्टर के ये दोनों स्टार स्टॉक हैं, क्यू पावर और वो, और एंट्री भी देते रहे, एग्जिट भी देते रहे, बढ़िया। तो इसमें एक ये है, मान लीजिए कि हमने कल अर्निंग्स है, आज मैंने एग्जिट कर दिया और अर्निंग्स बहुत अच्छी आई और स्टॉक लेट से 4-5-6% ऊपर चला गया, हाँ, क्या तब हमको लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। तो हमारा रिस्क नहीं नहीं, बढ़ बट जाएगा? आपका एंट्री क्राइटेरिया भी तो फुलफिल होना चाहिए अच्छा, ना, ये अभी टेक्निकल स्टॉक देखोगे सिलेक्शन ना। हो रहा है, हाँ, एंट्री क्राइटेरिया बिल्कुल। अब मान लो जैसे आपने आज काट दिया, बिल्कुल टॉप पे काटा आपने, है ना, मतलब ऑल टाइम हाई पे काट दिया। अब रिजल्ट के बाद अगले दिन क्या होगा, उसके ऊपर 10-15% ऊपर है, तो मैं फिर चेंज नहीं करता उसको। अच्छा। अगर 2-3% ऊपर हो और नीचे हो प्रीवियस हाई से, तब मैं भी मैं ले लूंगा उसको। ठीक है, तो वो टेक्निकली जब देखेंगे हम कर सकते ये हैं, है ना। स्टॉक सिलेक्शन है, ठीक है। हाँ, सिर्फ 3 हफ्ते और एक स्टॉक ने दिया 30% से भी ज्यादा का रिटर्न, और सेटअप एक ही है, डार्क 50 बैंड्स। देखो, TFCIL स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में था, 50 मूविंग एवरेज और अबव 200 मूविंग एवरेज, और साथ में ही इंडेक्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा था। फिर एक छोटा सा पुल बैक आता है और एग्जैक्टली डार्क 50 बैंड्स पे ही वो पुल बैक रुकता है, और इसी पुल बैक के दौरान जो वॉल्यूम्स थे वो ड्राई हो रहे थे, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, सेलर्स वीक पड़ रहे थे, और एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ने पूरा सिनेरियो ही बदल दिया। बस उसके बाद क्या, 3 हफ्ते में स्टॉक 30% के ऊपर, डार्क 50 से ट्रेंड रेज्यूम कर गया लाइक अ रॉकेट। सो लेसन इज वेरी सिंपल, जब स्ट्रॉन्ग स्टॉक डार्क 50 बैंड्स पे आता है, उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग रहता है, और वहीं से हमको रिवर्सल कैंडल मिलता है। दैट इज अ रेसिपी फॉर हाई प्रोबेबिलिटी एक्सप्लोसिव मूव, और यही दिखाने जा रहा हूं मैं आपको अपने वेबिनार में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो ये स्टॉक से आप, अब जैसे मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि मैं देखता कैसे हूँ, डीप डाइव आगे फर्दर डीप डाइव कैसे करते हैं ना, वो देखना है। तो अगर मैं इसमें अगर उठाता हूँ स्वराज इंजन को उठाता हूँ, है ना, परफेक्ट। अब इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हो ना, तो पूरा डिटेल आ जाता है ये इस तरीके से। जी। तो ऊपर वाला जो सेक्शन है ना, क्योंकि आपने ROE वगैरह डाल रखा है, ROC की 20% से ज़्यादा, तो ऑब्वियसली 56% है, ये ज़्यादा ही है ना, तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है कि क्वार्टरली सेल्स, क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ है ये बेसिकली। तो कह रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ है ना, जून क्वार्टर वर्सेस प्रीवियस क्वार्टर जो है ना, वो उसका जो सेल्स ग्रोथ है कितना है, 7% है। बट हमने, अगर आपने याद है आपको, तो हमने नीचे जो डाला है ना, वो YOY ग्रोथ डाला है। नो, वो YOY डाला, जून वर्सेस लास्ट ईयर का जून की बात कर रहे हैं, है ना। बट ये जो ग्रोथ है, ये क्या कह रहा है कि जो 6.59% है, ये 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर का हाँ, है। इस क्वार्टर वर्सेस क्वार्टर, क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर ठीक वर्सेस, है। है ना। और जो आपने ईयर ऑन ईयर डाला है इस 2025 का 2024 के जून के, है ना, तो वो है। तो यहाँ पे क्या है कि ओवरऑल दिख जाता है हमें कि अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसा बढ़ा है, नहीं बढ़ा है ना,
प्रॉफिट क्या है और सेल्स वेरिएंस क्या है इसमें। तो मतलब वो आप उसको स्क्रीनर रन करते हैं हम्म, ईयरली वाला, तो उसको क्वार्टर भी देखते हैं? नहीं डालता। रीजन ये है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर की वजह से ना सीजनैलिटी वाले स्टॉक नहीं आएंगे। अच्छा। क्या होता है कि मान लो कोई एक ऐसा स्टॉक होगा जिसका जून क्वार्टर का रिजल्ट हमेशा कम ही आता है, तो अगर आपने स्क्रीनर पे डाल दिया उसको कि जून का क्वार्टर उसके प्रीवियस क्वार्टर से ज्यादा होना चाहिए, वो अच्छा स्टॉक भी नहीं आएगा। कई सारे सीजनैलिटी स्टॉक बड़े अच्छे भी होते हैं। 4-6 महीने चलते हैं और फिर बैठ जाता हाँ। है, अच्छा वो नहीं आया। तो इसके अंदर पे लेट से कि क्वार्टर आपका एक ये स्क्रीनर आ गया, स्वराज इंजन्स में आ गया, अब इसमें आप फिर क्वार्टर में क्या देखते हैं? क्वार्टर में मैं अभी नीचे जाके डीप डाइव अच्छा, करेंगे ना, तब ठीक। देख लेंगे, है ना। तो अब अगर नीचे आते हो ना, तो सबसे पहले क्या करना, मैं क्या करता हूँ, जो मैं करता हूँ, जरूरी नहीं कि सब लोग ऐसे ही फॉलो करें। अब मैं इस पे मैक्स पे चले जाता हूँ कि देखने के लिए कि ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है स्टॉक का ना। अगर आप ये देखो अभी बहुत ज़्यादा नीचे होता कुछ होता, पर ये ट्रेंडिंग स्टॉक है मोटा मोटा। अगर आप देखो इसको पूरा, अगर मैक्सिमम जब से ये लिस्ट हुआ है, जब से आ रहा है, तो पूरा पूरा जो है ना ये ट्रेंडिंग वाला स्टॉक दिख रहा है। मतलब अगर फेस ऑफ इट देखोगे तो ऐसे ही दिख रहा है ना। कई सारे मैक्स करने के बाद आपको पता है क्या दिखेगा कि पहले बहुत सारे मतलब कुछ महीने पहले या कुछ सालों पहले बहुत ऊपर हुआ करता था, नीचे है, तो उस तरह के स्टॉक को जो है ट्रैक नहीं करता। अगर मान लो ये अभी डाउनफॉल पे होता है ऐसा कुछ, तो मेरे यहीं से ही वो हट जाता है ना, मैं अच्छा, उसको वॉच लिस्ट का पार्ट अगर नहीं होता। अगर डाउन ट्रेंड में है और अच्छा क्वार्टर आ रहा है, तो बहुत से लोग उसको टर्न अराउंड स्टोरी बोलते हैं। हाँ, आप बट मैं उसमें नहीं ट्रेड मानता, नहीं, करते? मैं ग्रोथ स्टॉक पे ही फोकस करता अच्छा। हूँ। वो ऊपर बढ़ता हुआ ही होना चाहिए, तभी ठीक। मैं उसको लूंगा, है ना। अब अगर नीचे आते हो आप, ये इनका सिस्टम जनरेटेड होता है, तो इसको स्किप कर सकते हैं, प्रोज एंड कॉन्स जो। और अगर आप नीचे आओ तो ये क्वार्टरली जो है इनका पीएनएल है, ठीक है। अब मैं इसमें क्या देखता हूँ कि जो सेल्स है ना, अगर ये सेल्स वाली लाइन देखोगे ना, ये क्या होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। मतलब जून के क्वार्टर में ये जो 484 है, ये सारे प्रीवियस क्वार्टर के सेल से क्या होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है मेरा। अच्छा। और बट हाँ, इसमें सीजनैलिटी वाले को छोड़ के, सीजनैलिटी वाले में क्या होगा, कम होगा ना, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाला देखोगे तो उसमें कम आ रहा होगा। बट इसमें सीजनैलिटी है नहीं, तो जो फर्स्ट क्राइटेरिया है मेरा है कि जो सेल्स है ना वो हाईएस्ट होना चाहिए। आप सीजनैलिटी कैसे देखते हैं कि सीजनैलिटी कैसे होगा, अब जैसे देखो, अब जैसे मार्च में 454 है, अब मान लो ये आता है अभी 440 जून में, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि सेल गिर गया, सबको ये लगेगा गिर गया। तो सिमिलरली क्या जाओ कि पिछले जून पे चले जाओ, ये जून वर्सेस मार्च पे जाओ, है ना। अब देखो क्या 350 से ये 320 हुआ था उस क्वार्टर में, तो अगर यस, तो इसका मतलब सीजनैलिटी है कि एवरी जून में क्या होता है, सेल्स जो है इसकी गिर जाती है, डिप हो जाती है ना। इसका लो सीजन है। हाँ, तो बट हाँ, उस वाले केस में क्या देखोगे फिर, जून वर्सेस जून की सेल्स ग्रोथ अच्छी है कि नहीं है, अच्छा। है ना। वो अगर अच्छा होगा तो अच्छी क्राइटेरिया है ना, कि एवरी जून में सेल गिर जाते हैं, बट प्रीवियस ईयर वाले जून से अच्छा सेल्स है, तो फिर क्या है, अच्छी चीज है वो, है ना। तो सीजनैलिटी वाले को ऐसे ही देखना चाहिए कि अगर मान लो इस क्वार्टर में कोई गिर गया, तो क्या सिमिलर क्वार्टर में लास्ट ईयर में ऐसे ही हुआ था क्या, अगर सेम हुआ था तो सीजनल इम्पैक्टेड, मतलब सीजनल इम्पैक्टेड कंपनीज है वो। अब उसके बाद एक सेल के बाद हम लोग क्या देखते हैं, प्रॉफिट पे आ जाओ आप, है ना। ये नेट प्रॉफिट जो है ना, ये क्या होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। अब अगर आप देखोगे 50 है, तो 50 क्या है, हाईएस्ट है सब में, है ना। तो ये सेकंड क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, सेल की भी फुलफिल हो गया और प्रॉफिट का भी हो गया, है ना। अब इसके बाद क्या, मैं एनुअल भी देखता हूँ, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ क्वार्टरली देखेंगे, एनुअल नहीं देखते, बट एनुअल भी बहुत जरूरी है, एनुअल भी देखना है, सेम तरीके से ही देखना है। अच्छा, इसमें एक चीज मिस हो गया मेरा, कि जो ऑपरेटिंग मार्जिन है ना क्वार्टरली में, उसमें देखो कि ज्यादा डेविएशन तो नहीं है। अब जैसे मान लो 14% के रेंज में रहता है इसका, है ना, मार्जिन। तो कई बार क्या होगा ना, सेल वेल सब अच्छा दिख रहा होगा, पर मार्जिन जो है 14 से हो गया मान लो 10, तो मेरे लिस्ट में नहीं होगा वो। सडन मतलब एबनॉर्मल जो होगा। है मार्जिन स्क्वीज नहीं होनी चाहिए, है ना। एबनॉर्मल में 2 हो गया, कि नीचे अब एबनॉर्मल भी ऊपर वाला चलेगा, ऊपर वाला इज गुड ना, ऑब्वियसली किसी का मार्जिन अगर अच्छा होगा तो अच्छी चीज है। बट हाँ, नीचे में ना बहुत ज्यादा नहीं गिरना चाहिए। अभी मान लो अगर ये 14 का 13 होता ना, इट्स ओके फॉर मी, बट अगर ये 14 का 10 हो जाए फिर तो ठीक नहीं है वो, है ना। इतना ज्यादा मार्जिन क्या गिर गया है, किस वजह से गिरा होगा ना। अगर एवरेज 14 ही रहा है तो 14 का 10 कैसे हो गया। मान लो अब कोई 6% मार्जिन ग्रोथ पे काम, मतलब मार्जिन पे काम करता है, 5 हो गया दिस ओके, बट 6 का 4 हो जाएगा तो दिक्कत है ना। तो आप ऐसे देखा करो कि किस लेवल से गिर रहा है। अब 6 से
5 गिनना तो चलेगा, बट 6 से 4 गिनना तो गड़बड़ है ना। अब किसी का 25 है मान लो, अब उसका 23 हो जाता है तो फिर भी ओके, बट 20 हो जाना गलत है ना, तो वो फिर मेरे फिल्टर में नहीं होगा। तो 3 चीज़ें देखनी है, सेल्स हाईएस्ट है कि नहीं है, मार्जिन स्टेबल है कि नहीं है, लास्ट के 2-3 क्वार्टर में जैसे आ रहे थे उतना ही है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो उसमें, और प्रॉफिट क्या होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। ये देख लिया हमने तीनों चीज़ें क्वार्टरली। सिमिलरली हमें इसमें देखना है, एनुअल में भी देखना है। अब एनुअल में अगर आप देखोगे तो ये देखो हाईएस्ट है सेल्स 1682 करोड़ है, ठीक है। मार्जिन पे आओ, देखो मार्जिन भी ठीक है ना, मार्जिन में कोई ज़्यादा डेविएशन नहीं, जबकि इंप्रूव हुआ रखा है, 13 से 14 हो गया। अच्छा, पर जैसे पहले 16 आया था मार्च 2018 में। बहुत पुराना बहुत नहीं जाना है अच्छा, कि देखो क्या होगा ना, लास्ट के 2-3 साल पे ही बिजनेस डिपेंडेंट होता है। मान लो कोई कंपनी ऐसी है जो इनिशियल स्टेज में ज़्यादा मार्जिन आते हैं उनके, या किसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं ज़्यादा हाईएस्ट मार्जिन, बट जब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होता है, जब एक्सपैंड वगैरह कर रहे होते हैं, तो फिर मार्जिन एक गिरने लगते हैं या फिर एक रेंज पे आ जाते हैं। तो लास्ट के 2-3 साल का ही देखना चाहिए, जो मैं फॉलो करता हूँ। यानी कि मैं देखूँ 10 साल बाद तो इसके तो 40% थे, अब तो 14 हो गए, तो वो नहीं, मैं सिर्फ 2-3 साल का ही देखता हूँ कि मार्जिन स्टेबल होना चाहिए, रिसेंट 2-3 ईयर, रिसेंट 2-3 ईयर्स, और क्वार्टरली में 4-5 क्वार्टर में ठीक होना चाहिए। और सिमिलरली अब इस पे अगर प्रॉफिट पे आते हो तो प्रॉफिट भी हाईएस्ट है, देखो 166 हाईएस्ट है ना। और अच्छा, ये प्रॉफिट वाले में मैं एक चीज और बोलूंगा, कई बार ना इसको भी देखना चाहिए, टैक्स को। कई बार ना टैक्स की वजह से भी ऐसा हो जाता है। अब मान लो अभी 25% लास्ट ईयर था, है ना, अब इस बार मान लो इन्होंने 22% टैक्स आया, इफेक्टिव टैक्स रेट जिसको बोलते हैं, 22 आ गया, तो इससे क्या होगा कि आपको प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखेगा, बट एक्चुअली है नहीं हो, क्योंकि टैक्स की प्ले की वजह से हुआ ना वो। तो आप ये भी देखा करो कि टैक्स की वजह से तो नेट प्रॉफिट तो नहीं बढ़ गया है ना करके, वो भी देखना है। बट शायद डिक्सन में भी ऐसा ही हुआ था ना, गवर्नमेंट की कुछ हाँ, पॉलिसी आई थी जिसकी वजह से टैक्स कम इफेक्टिव हो गया टैक्स रेट था। हाँ कम हो जाता है, तो उससे क्या तो प्रॉफिट बहुत बढ़ा हुआ दिखेगा। हाँ। तो जब आप न्यूज में देखते हो या टीवी में देखते हो कहीं, तो वो क्या बोलते हैं कि नेट प्रॉफिट 150% बढ़ गया, तो कोई वो बीच में नहीं बोलेगा बिकॉज ऑफ टैक्स टैक्स ब्रेक भी से है मिला ऐसा है, कुछ। हाँ। तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा ना, तो इससे दिख जाएगा आपको। तो अच्छा, जैसे लेट से हम्म। जो टैक्स परसेंट 25 से मान लीजिए 20% हो जाता है, उसकी वजह से प्रॉफिट और भी बड़ा दिखता है, बिल्कुल बढ़ा तो तब भी दिखेगा। हम उसमें ट्रेड कर, मतलब तब नहीं भी हमारे रडार पे नहीं आएगा। नहीं, अच्छा। अब देखो क्या है, अब जैसे मान लो 25% था, तो सपोज 138 इनका नेट प्रॉफिट था, है ना। अब इस वाले ईयर में क्या हो गया, 20% हो गया, तो अगर मान लो 25 होता टैक्स, तो फिर ये कितना होता, उससे अगर कम है तो फिर बढ़ा नहीं है ना। आपको लग रहा है नेट प्रॉफिट बढ़ गया, बट हुआ क्या है कि टैक्स की प्ले की वजह से आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है। पर ऐसा नहीं होगा अगर मेरे जेब में ज्यादा पैसा है, कंपनी की जेब में ज्यादा पैसा है, तो ज्यादा वो कम वो ग्रोथ बात लगा ठीक है, सकती बट देखो ग्रोथ किसको मानोगे कि ऑर्गेनिक ग्रोथ होना चाहिए, बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट्स ग्रोथ नहीं होना चाहिए। अब मान लो मेरी मार्केटिंग कॉस्ट हुआ करती थी, मान लो 10% ऑफ मेरी सेल्स का 10% हुआ करता, तो मैंने कुछ करा कि मार्केटिंग नहीं करूंगा, है ना। तो क्या करा मैंने, 10% का कम करके मैंने 5% कर दिया, तो मेरा हर चीज़ तो नीचे बॉटम लाइन बढ़ा हुआ ही दिखेगा ना। बट ये ऑर्गेनिक ग्रोथ है नहीं, इन्होंने मैनेज करा, एम्प्लॉय निकाल दिए, उसकी वजह से प्रॉफिटेबल हो गए, तो वो तो नहीं है ना, वो जैसे- ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है। जैसे एक टाइम पे रिलायंस का नहीं आया था कि उन रिलायंस बड़ा न्यूज में उड़ा था कि रिलायंस इज नाउ डेट फ्री, बट वो डेट फ्री प्रॉफिट बढ़ाने या रेवेन्यू से नहीं हुई है, वो डेट फ्री हुई है, होता है ना अपना एक पोर्शन ऑफ कंपनी बेच के हाँ, दे हैव तो बिकम फिर डेट फ्री, अब दैट वही इज नॉट चीज़ है। ग्रोथ। हाँ, अब एसेट बेच के डेट फ्री हो गए, हाँ, तो asset फिर तो बेच नहीं के। है ना। तो मेरा जो स्टॉक का सिलेक्शन का यही रहता है कि ऑर्गेनिक ग्रोथ होना चाहिए, एक्चुअल प्रॉपरली बढ़ा है उनका सेल्स, मार्जिन भी स्टेबल है, नेट प्रॉफिट तरीके से बढ़ा है, कुछ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट की वजह से नहीं बढ़ाना चाहिए। तो वो है, इसलिए मैं कहता हूँ टैक्स भी देख लिया करो, कि ऐसा नहीं है कि टैक्स से प्ले होने की वजह से नेट प्रॉफिट नहीं, बढ़ बट गया। देखिए जैसे हाँ। अगर एसेट बेच के हम कर रहे हैं तो वो कंपनी स्पेसिफिक हो गया। हम्म, अगर गवर्नमेंट टैक्स दे रही है, डिजिटल स्पेस पे दे रही है, तो जितने मेरे पीयर्स हो गए सब में एक चीज हो हाँ। गया, तो वो जो मतलब प्लेइंग फील्ड इवन है, हाँ। मतलब मेरी कंपनी के लिए भी इवन है, जो मेरे बगल में पीयर कंपनी उसके लिए भी इवन है, तो उस केस में भी हम इसको नहीं कंसीडर देखो मैं करेंगे। वही कह रहा हूँ कि अगर मान लो इसी की वजह से ही सिर्फ नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा है, अच्छा। तो उसको स्किप कर सकते अच्छा, तो हैं। हमको ये देखना है कि कितना परसेंट से टैक्स बच रहा है और कितना प्रॉफिट हाँ, में हो रहा है। प्रॉफिट में ऐसा ग्रोथ ना हो हो कि रहा है। 5% से टैक्स अगर बच रहा हो, प्रॉफिट हार्डली ज्यादा नहीं हाँ, ऊपर हो रहा है। नहीं ऊपर हो रहा है, अच्छा। इफेक्टिवली अगर नहीं बढ़ रहा है तो उसको फिर आप स्किप कर अच्छा। सकते हैं। और देखो कई बार क्या होता है ना, मार्च वगैरह पे आप देखोगे ना, तो थोड़ा मैनेज भी होता है। आप हर कंपनी जब मार्च का रिजल्ट डिक्लेयर करती है, क्योंकि एनुअल रिजल्ट होता है वो, तो उसमें कुछ ना कुछ प्ले करती है, तो आपको केयरफुली एनुअल को भी देखना है।
वो कुछ क्या कहते हैं एक्रूअल्स वगैरह कर रखे होते हैं, प्रोविजनिंग हो रही होती है तो उसके साथ प्ले कर लेते हैं। तो इससे इसको आपको थोड़ा अगर पूरा लाइन बाय लाइन देखते हो तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कहाँ पे प्ले किया है। कई बार क्या होता है अदर इनकम ज़्यादा होगा तो आपको क्या दिखेगा, नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा। अब वो अदर इनकम मान लो 400 करोड़ है, उसकी वजह से तुम्हें दिख रहा है कि पिछले साल से तो बढ़ गया एफडी से पैसा आ रहा है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट हो से रहा है पैसा आ रहा है। तो बट वो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन से तो नहीं है ना। अभी जोमेटो में ऐसे ही है, हाँ, बस एफडी ऐसे ज्यादा ही। पैसा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम है। अब वो दिखते हैं कि वही चीज़ है। अभी एक दो कोई स्टॉक इसमें आ रखे हैं आपने 6 में से कोई हैं, उनमें भी यही है। फोर्स मोटर की बात कर रहे थे, उसका रिजल्ट की बात तो कर ही सकते हैं, उसमें भी अदर इनकम है ना। तो कुछ 400 कुछ करोड़ ऑफ अदर इनकम है उसमें, बट उसको अगर छोड़ के देखोगे तब भी ग्रोथ था, तब वो भागा है, नहीं तो नहीं भागता वो, है ना। क्योंकि मैं कैसे देखूंगा कि अदर इनकम है तो इसको हटा के देखता हूँ क्या ग्रोथ है या नहीं है, तब भी ग्रोथ था उसमें, तभी भागा है वो। बट अगर सिर्फ अदर इनकम की वजह से तो बिल्कुल नहीं भागता वो। तो वो इसलिए आपको देखना पड़ेगा थोड़ा कि किस वजह से हो रहा है। अगर सब कुछ ऊपर से सब ठीक ठाक आ रहा है जैसे आ रहे थे पहले क्वार्टरों में वैसे ही आ रहा है, तब प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तब ठीक है वो। मतलब ग्रोथ के ड्राइवर्स को देखना है हमको हाँ कि कोर प्रॉफिट से, कोर बिजनेस ऑपरेशन से अगर ग्रोथ हो रही है बिल्कुल। तब वो मेरे रडार पे होगा। हाँ और अगर अदर कहीं और से टैक्स ब्रेक की वजह से या फिर कहीं कुछ सेल की वजह से प्रॉफिट हाँ हो रहा है तो फिर हमको नहीं देखना नहीं उसको। करना है ना, तो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन से होना चाहिए। तो ये बेसिकली मैं देखता हूँ। और उसके बाद बैलेंस शीट में क्या देखता हूँ मैं, बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इस वाले लाइन पे जाओगे ना आप तो बोरोइंग्स ज़्यादा नहीं है इसमें, है ना। और बोरोइंग्स में क्या है कि मान लो किसी कंपनी की जो एनुअल सेल्स है ना 1000 करोड़ की है, अब बोरोइंग्स उसकी आ रही है 300 करोड़ की, 400 करोड़ की, एनीथिंग अबव 10% में उसको नहीं ट्रेड करता। मान लो जो सेल्स है उसका एनुअल 1000 करोड़ है, अगर 50 करोड़ की बोरोइंग है तो चलेगा वो, मतलब डेट की वजह से प्रॉब्लम नहीं हो सकती उसमें। 100 तक चलेगा, 100 करोड़ अगर डेट होगा तब भी चलेगा। बट अगर एनीथिंग अबव 20%, 30%, 300 करोड़ का, High अब debt हो सेल ही जाएगा। तुम्हारा 1000 करोड़ है, 300 करोड़ की तुमने डेट ले रखा है, तो वो मेरे उसमें नहीं आएगा वॉच लिस्ट में। अच्छा। तो इस तरीके से मैं, अच्छा एक कैश फ्लो का भी है, पहले इसके बाद बात कर लेते हैं कि कैश फ्लो क्या होना चाहिए। ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है ना वो पॉजिटिव होनी चाहिए। मैं पूरा कैश फ्लो नहीं देखने के लिए बोल रहा हूँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये नहीं देख रहा हूँ मैं, क्योंकि वो उससे कैश पोजीशन के बारे में तुम ज़्यादा आइडिया नहीं लगा सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाली जो लाइन है ना, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो है ना, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कई सारे आपको ऐसी कंपनीज दिखेंगी जो रिजल्ट बहुत अच्छा, सेल वेल सब कुछ अच्छा, बट दे आर नॉट एबल टू बी कैश पॉजिटिव, नहीं होता उनके पास कैश। तो क्या रीज़न है ना। कंपनी वही अच्छा मैं मानता हूँ, मैं ये नहीं करूँगा कि ऐसे ही देखो आप लोग, बट अच्छा मैं मानता हूँ जो कैश फ्लो ऑपरेटिंग जो है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। इसमें सिर्फ यही देखना और ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद अगर आप जाओगे, ये सारा स्किप कर सकते हो आप, फिर आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें देखनी है कि FII होल्डिंग ऑब्वियसली आपने लिख दिया कि 2% से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये तो ज़्यादा दिखेगा ही, है ना। आप ये देखो कि जो प्रमोटर है वो तो नहीं बेच रहा, है ना। अब देखो कि लास्ट अगर 3 क्वार्टर का देखो तो 52.12% पे है ना, है ना, यही है, कुछ चेंज नहीं है। कई सारे कंपनी जो पता है क्या दिखेगा, जैसे 65% था, 5% बेच दिए उन्होंने। क्यों बेच दिया? अगर उन्होंने बेचा और FII ने खरीदा या DIA ने खरीदा तो ठीक है, बट अगर उन्होंने बेचा और पब्लिक ने खरीद लिया, ये जो पब्लिक वाला एरिया है, देन वो फिर मेरे लिस्ट में नहीं होगा वो। इसमें तो जैसे पब्लिक कम हुआ है 1.5% से, तो हाँ, दैट इज बेटर कि हमें बेटर है। पब्लिक तो क्या ही कर लेगी। पब्लिक के पास ज्यादा होना ही नहीं चाहिए, मेरा ये मानना है कि अगर मुझे ज्यादा दिखेगा तो हटाओ, इसको नहीं लेना है करके। अच्छा, तो अब अगर ये प्रमोटर बेच रहे तो फिर ले कौन रहा है? पब्लिक नहीं लेना चाहिए, इन दोनों में से कोई लेता है ना, फिर ठीक है ना। तो ये देखना है हमें। तो ये ध्यान रखना है कि पब्लिक के पास जो है वो ज़्यादा होल्डिंग नहीं है। अगर पब्लिक की होल्डिंग कम हो जाती है ना तो मैं उसको अच्छा मानता हूँ, तो मेरे लिए पॉजिटिव चीज़ है वो। जैसे आपने बोला अभी कि इसमें जैसे 1% कम हो रहा है, आप कह रहे हो ना इसमें, जैसे पब्लिक 2-3 क्वार्टर का देखेंगे कि इसको भी रिसेंट 2-3 क्वार्टर के 2-3 क्वार्टर का ही देखेंगे। देखो अच्छा। अब मैं इसलिए बताता हूँ आपको, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर लास्ट आप फॉल देखोगे ना, इस क्वार्टर से पहले वाला, जो लास्ट के 2-3 सितंबर क्वार्टर में से शुरू हुआ था। पहले, मान लो ये वाला छोड़ दो, ये वाला जो क्वार्टर गया उससे पहला वाला छोड़ दो, उससे सितंबर पहले अक्टूबर वाला हम लोग लास्ट के 3 क्वार्टर के पहले देखोगे ना, हर प्रमोटर मिड कैप में ना बेच रहा था, है ना। किसी ने नोट नहीं किया उसको, उसी के बाद सारे फॉल चालू हुए। उनको कैसे पता ये चीज़? अगर उनको कैसे पता चल गया कि आगे जाके मार्केट ऐसा गिरने वाला है, और है ना, हम पहले बेच के निकल लेते हैं कुछ तो इन्फॉर्मेशन थी, जनता को बाद में पता चला, हाँ। है ना।
ये शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आता है जाके कब, जब रिजल्ट आने वाले होते हैं, उससे थोड़े रिजल्ट से पहले आ जाते हैं ये ना, पहले सबमिट हो जाते हैं। हाँ, जब तक पता चला तब तक सब बेच के निकल चुके हैं। तो मैं जब उस क्वार्टर में, जब 3-4 क्वार्टर पहले जब मैं अपना रिसर्च कर रहा था, मैंने देखा हर कोई बेच क्यों रहा है। तो मेरा एग्जिट जो मैंने पहले कर लिया था एक बार 8% के लॉस में, तो उसका लॉजिक ये भी था एक, कि मेरे पास अगर जितने 30-40 स्टॉक आए थे ना, उसमें से मैंने देखा 80% ऑफ, 80 तो नहीं होगा, 70% ऑफ कंपनीज में सबने प्रमोटर बेच दिया उसमें। तो कुछ तो बड़ा चीज हो रहा है। रिसेंट इंसिडेंट याद है इंडसइंड बैंक का, जब हाँ, गिरा था, हाँ, बड़े अच्छे से याद होगा हाँ। कि सीईओज ने और मेन टॉप मैनेजमेंट ने दिसंबर में कम से बेचना कम शुरू नहीं कर तो दिया था। टोटल अगर क्यूमुलेटिव लेंगे तो 30-40 करोड़ रुपए की होल्डिंग हाँ, उन लोगों ने बेच निकाल दी देते हैं, हाँ। थी शेयर की। तो अब बेच रहा है कोई, अगर देखो बड़े लेवल पे अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, बेच रहे हैं, प्रमोटर ले रहे हैं एफआईए, तो ठीक है वो, बट उसको ले कौन रहा है, वो अगर पब्लिक के पास अगर जा रहा है ना, क्योंकि जब हाइप होता है तो पब्लिक की ये चीज़ बढ़ जाएगी। ये जो परसेंटेज है अभी पब्लिक का दिख रहा है, ये बढ़ने लग जाएगा। तो उन स्टॉकों से मैं दूर रहता हूँ। तो मोटा मोटा जो ये पूरा कन्वर्सेशन है, सेल्स ग्रोथ देख लो, हाईएस्ट होना चाहिए, ऑपरेटिंग मार्जिन में ज़्यादा डेविएशन नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट हाईएस्ट होना चाहिए, क्वार्टरली भी और एनुअल भी, है ना। कैश फ्लोज पॉजिटिव होना चाहिए, बोरोइंग्स जो है कम होना चाहिए कंपेयर टू सेल्स, 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और प्रमोटर नहीं बेच रहा हो, अगर बेच भी रहा हो तो इन दोनों में से किसी के पास जाना चाहिए, वो वाला स्टेक। अगर 5% बेच रहा है तो इन्हीं में से किसी ने 5% लिया हो। तो ये बेसिक क्राइटेरिया, अगर ये सारी चीज़ें जो मैंने बोली है, अगर वो फुलफिल हो जाते हैं, तो फिर वो मेरा वॉच लिस्ट स्टॉक है। जो आप प्रकाश टॉप 10 बोल रहे हो, तो उसमें से एक हो P10 सकता है ये, stocks। है ना। भैया लास्ट 20 मिनट्स में मैंने फंडामेंटल में इतना कुछ सीखा है जितना हाँ। मैंने अपने ट्रेडिंग करियर के 5-10 साल में नहीं सीखा। और Exactly, देखो ये कोई इजी है ना, क्या देख रहे हैं हम इसमें, हाँ। बताओ। सारे इसी लाइन में मिलेंगे, हाँ। तुम खाली टिकर सर्च करो, इसी लाइन पे सारी चीजें मिलेंगी, आप खाली लाइन में देख लो, और कितना मिनट देखते लगता है। हमेशा थे, बट इस तरीके से देखना है भाई। हाँ। सामने इन्फॉर्मेशन तो सदियों से अवेलेबल थी, हाँ, बट इस देखने तरीके से वाली देखना बात। है, इस तरीके से कनेक्ट करना है, ये बहुत ही बढ़िया था। थैंक यू मैं भैया। जितने लोगों से मतलब पुराने जो अभी भी लॉस खाते हैं, मेरे सारे कई सारे बहुत लॉस वॉस होता रहता है उनको, तो उनका यही रीजन है, वो टेक्निकल ज्यादा घुसते हैं। आप फंडामेंटल जैसे ही कनेक्ट कर लोगे ना, तो आपका सक्सेस रेशियो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सिर्फ 3 हफ्ते और एक स्टॉक ने दिया 30% से भी ज्यादा का रिटर्न, और सेटअप एक ही है, डार्क 50 बैंड्स। देखो TFCIL स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में था, 50 मूविंग एवरेज और अबव 200 मूविंग एवरेज, और साथ में ही इंडेक्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा था। फिर एक छोटा सा पुल बैक आता है और एग्जैक्टली डार्क 50 बैंड्स पे ही वो पुल बैक रुकता है, और इसी पुल बैक के दौरान जो वॉल्यूम्स थे वो ड्राई हो रहे थे, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, सेलर्स वीक पड़ रहे थे, और एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ने पूरा सिनेरियो ही बदल दिया। बस उसके बाद क्या, 3 हफ्ते में स्टॉक 30% के ऊपर, डार्क 50 से ट्रेंड रेज्यूम कर गया लाइक अ रॉकेट। सो लेसन इज वेरी सिंपल, जब स्ट्रॉन्ग स्टॉक डार्क 50 बैंड्स पे आता है, उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग रहता है, और वहीं से हमको रिवर्सल कैंडल मिलता है। दैट इज अ रेसिपी फॉर हाई प्रोबेबिलिटी एक्सप्लोसिव मूव, और यही दिखाने जा रहा हूं मैं आपको अपने वेबिनार में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप टेक्निकली अगर अच्छे हो ना, तो आपके लिए तो ये बहुत बढ़िया चीज है ना, अगर ऐड लोग करो। डरते हैं, मैंने जब लोग डरते हैं, अरे नहीं मेरे को फंडामेंटल नहीं आता, अरे नहीं लेकिन मैं देखना। चार्ट देख के अरे ऊपर जा रहा है मैं इसको ले हाँ। सकता हूँ, वो उनको समझ में आता है। और जबकि वो ज्यादा टफ है, वो टफ है और सक्सेस रेशियो कम है। बहुत अब कम है। आसान हो गया ना, क्योंकि आपने तरीका बता दिया, ये देखो। हाँ, इस तरीके से अगर देखते हो, हाँ। देखो नहीं तो कॉम्बिनेशन information ऑलवेज overload है, वर्क्स। अगर आप इसको देखिए, इतनी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है, नंबर ही नंबर है, हम्म। इतने ढेर सारे क्वार्टर क्या नंबर है, और देखें? कितने ढेर सारे हाँ, नंबर है, हाँ, टीडीएम हाँ, देखो, was very direct. क्वार्टर देखो, ईयरली देखो, फिर सेल्स देखो, नेट प्रॉफिट देखो, क्या क्या नहीं है इसके अंदर। और इसलिए डरते हैं कि Exactly. पता मैं नहीं अपना इसमें fear देखना बता रहा क्या है। हूँ। हाँ, वही चीज है कि देखना क्या है ना करके, वो चीज है इसमें। चलो अब हमने P10 स्टॉक्स हाँ, मान लो इस तरीके से देख के बना लिए, बिल्कुल। P10 स्टॉक्स हम जो हम बोल रहे हैं, हाँ। P10 स्टॉक्स निकल आए। हाँ, इसके बाद क्या? इसके बाद क्या है, मैं टेक्निकल 2 सेटअप जो मैं बहुत ज़्यादा तो यूज़ नहीं करता, मैं ये कहूँगा, बट हाँ कि इसको यूज़ करके एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। आप मान लो 40 स्टॉक आए पूरे क्वार्टर में, आपने 10 सिलेक्ट कर लिए, इसी तरीके से देख देख के कि भाई सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, तो इसको ऐड कर लिया। अब टेक्निकल पे आते हैं ना जी। ठीक है, तो अब क्या है, टेक्निकल पे बात कर लेते हैं। तो जैसे ही आपके 10 स्टॉक आ गए ना, तो आप क्या करो, टेक्निकल जाके उसको देख सकते हो। ये जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ ना, इसको ना आप वो मत मानना, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो पुराने क्वार्टर का ही हम लोग देख रहे हैं इसको, है ना। तो अगर मान लो लास्ट क्वार्टर का मैं देखता हूँ, तो ये एक ना, इसको मैं EMA स्ट्रैटेजी बोलता हूँ। तो है क्या स्ट्रैटेजी, ये देख लो आप, है ना। बेस में वो नीचे क्रॉस मार दीजिएगा, अरे ना AIXL। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो इसमें क्या करना है, अरे यार
इसमें क्या करना है ना, जो 2 लाइन दिखे हैं, एक तो पर्पल लाइन है 3 लाइन, और ऊपर क्या है 3 ब्लू लाइन, ठीक है। अब ये तीनों लाइन है क्या, नीचे वाला जो 3 लाइन है ना, ये जो है 100 EM है। अब 100 EM में जो बीच वाली लाइन है ना, ये क्लोज की लाइन है। ऊपर वाला जो है 100 EM का ही हाई की लाइन है। अगर आप हाई सिलेक्ट कर लो तो ये ऊपर का एक हाई का, ऑन द बेसिस ऑफ हाई जो बने होंगे उस पे बना है ये, और ये जो है लो की लाइन है। तो जो सब लोग प्लॉट करते हैं तो ये बीच वाली लाइन प्लॉट होती है। तो मैंने क्या करा, 2 और ऐड कर दिए उसमें 100 में, एक हाई हो गया एक लो हो गया, एक पूरा जोन बना दिया। हाँ जोन बना दिया हमने। नीचे वाली जो लाइन है वो 100 वाली लाइन है, और ऊपर वाली जो लाइन है वो 20 EMA वाली लाइन है ना, हाई लो क्लोज के साथ। तो अब क्या करना है, ट्रेड मतलब इस टेक्निकल सेटअप का क्या है, अगर आप लास्ट क्वार्टर का देखोगे ना, जो ये ई लिखा हुआ है ना, PGIL करके स्टॉक है, लास्ट क्वार्टर में इसने रिजल्ट डिक्लेयर किया है। कौन से डेट पे है ये, अगर आप क्लिक करो तो 20 मई को हुआ है ना। तो यहाँ पे जो ई लिखा हम ऐसे मान के चल लेते हैं कि यहाँ इस डेट पे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। तो अगर आप इस डेट पे देखोगे तो 100 EMA जो है ना, 100 EMA की जो तीनों लाइनें हैं वो ऊपर है, और जो 20 EMA की जो तीनों लाइन है नीचे है। तो इस सेटअप क्या कहता है कि जो 20 EMA की लाइन है ना, वो 100 EMA की लाइन के ऊपर होना चाहिए, क्रॉसओवर बुलिश होना इसीलिए दोनों मैं लगा के रखता हूँ। लोग पूछते हैं कि 100 EMA किस लिए है, तो 100 EMA इसलिए है क्योंकि जो स्ट्रैटेजी है टेक्निकल ये वाला, इसमें ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए कि 20 वाले लाइन तीनों जो है ना, वो 100 वाले EMA के जो है क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और स्ट्रैटेजी क्या है कि जो ये 20 वाली EMA है ना, अगर इसका हाई काटता है ना, जैसे मान लो इस वाले सिचुएशन पे देख लेते, देखो यहाँ पे आया तो हमारा क्राइटेरिया तो फुलफिल नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो हम कुछ नहीं करेंगे इसको, फिर इसको जाने दिया ऊपर हमने, है ना। और फोमो में भी नहीं आया कि बढ़ा नहीं, पता नहीं, है ना, हम नहीं पार्टिसिपेट कर पाए। तो देखो नीचे आया। अब ये यहाँ पे जो है ना, इस वाले कैंडल को अगर आप देखोगे तो 20 का जो हाई वाला लाइन है ना, उसको काट रहा है ये। तो स्ट्रैटेजी ये कहता है कि यहाँ पे क्या करना है, एंट्री लेना है जब भी 20 के हाई वाली लाइन को जो है काट ले। 3:20 पे 20 मिनट में, हाँ 3:20 के आसपास देख लो। अगर छूट भी गया तो नेक्स्ट डे भी कर सकते हो। बस क्राइटेरिया ये है कि उसके हाई काटना चाहिए वो, है ना। हाई वाले को काटा इसने, तो यहाँ पे आपने एंट्री करे। अब इस वाले सिचुएशन में एसएल क्या होना चाहिए कि जो 20 वाले का जो नीचे वाला लाइन है ना, ये क्या है, ये इसकी लो वाली लाइन है, यही एसएल होगा। अच्छा, तो आप एंट्री यहाँ कर रहे हो लो वाले को क्या लेके, एसएल लेके। तो अगर आप आगे इसको देखो तो ये तो बढ़ता रहा, कभी भी एसएल नहीं काटा उसने। जब भी एसएल काटा तो अपना निकल लो, एसएल तो आप सिस्टम पे भी डाल दो। जिस दिन एंट्री कर रहे हो तो ये वाली लो वाली वैल्यू भी मिल जाएगी आपको, है ना। तो लो वाली को सिस्टम पे डाल दो, ऊपर जब तक जाते रहेगा उसको जाने दो, अनलेस एंड अनटिल वो काट ना ले। एग्जिट करने का 2 तरीका जो मैं फॉलो करता हूँ ना, कि मान लो मैं सोच के बैठा हूँ कि मुझे 1:2 का रेशियो चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पे जितना रिस्क ले रहा हूँ उससे डबल पे निकल जाऊंगा, या फिर मोटा मोटा मैं सोचूं 10% चाहिए मुझे, 15% चाहिए। तो जैसे ही 15% आएगा इस वाले एंट्री करने के बाद, अगले दिन गिरा भी बट मेरा एसएल नहीं काट रहा हो, तो जैसे बढ़ता रहा, जब मेरे 15% आ जाएगा मैं अपने एग्जिट करके निकल जाऊंगा। इधर 2R या फिर 15%। हाँ, ये 2R कर लो या तो 15%। अच्छा, तो ये सिंपल सा स्ट्रैटेजी है। और ये स्ट्रैटेजी ना उन स्टॉकों में बड़ा अच्छा काम करता है जो ट्रेंडिंग स्टॉक होते हैं, क्योंकि ट्रेंडिंग स्टॉक क्या होंगे, आपको मिलेंगे नहीं, आप हमेशा देखते ही रहोगे उसको कि बढ़ तो रहा है बट मैं नहीं ले पाया इसको करके, है ना। तो उस वाले पेन से बचने के लिए ये वाला स्ट्रैटेजी यूजफुल है ना। दूसरा जो एक स्ट्रैटेजी मैं यूज करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, अच्छा इसमें हाँ जी, ट्रेलिंग का कॉन्सेप्ट आप नहीं लगाते? जैसे लेट से कोई स्टॉक पे ट्रेलिंग नहीं करता मैं, क्योंकि मैं ये सोच के चलता हूँ मुझे 15% चाहिए, मेरे 15% मिल गया छोड़ दें, बाकी वो कमान देता हूँ, मतलब उसमें भी बिलीव करता हूँ। मैं अकेला सारा नहीं ले जाऊंगा, मेरा 15% आ गया मैं काट लूंगा, या फिर मेरा एसएल काट दो। अच्छा, अगर एसएल काट दो मैं चुपचाप निकल जाऊंगा। और इसमें री एंट्री भी देखते हैं, जैसे री-एंट्री भी हो सकता है। जैसे लेट से इसी केस में PGIL पे आपका जून के मिड पे ट्रेड बनी, हाँ, और मोटा मोटा जून के अंत तक में आपकी ट्रेड क्लोज हो गई। हाँ तो बिल्कुल। उसके बाद अगर फिर से 20 मूविंग एवरेज की जो बैंड्स, हाई लो के बैंड्स है, उस पे आएगा, बाउंस करेगा, हाँ, तो आप ट्रेड लेंगे? बिल्कुल लेंगे। तो थोड़ा सा चार्ट आगे बढ़ाइए। अगर हम आगे जाते हैं इसको, हाँ, जैसे यहाँ पे फिर से बाउंस हो रहा है। हाँ, फिर जैसे मान लो नीचे आया फिर काट के ऊपर गया, बट हाँ अब मान लो जुलाई आ गया, जुलाई का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है मान लो कुछ दिन में, है ना। मान लो अगर ऐसा सेटअप बनता है और 2 दिन बाद रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला, तब मैं एंटर नहीं करूंगा, मैं उसका रिजल्ट का वेट करूंगा कि क्या वो फंडामेंटली क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तब फिर मैं घुसूंगा, फिर नहीं तो नहीं घुसूंगा। रिजल्ट इस सिनेरियो में बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बन रहा है, मेरा है ही है, मतलब पूरी स्ट्रेटेजी में 80% आर
फंडामेंटल ओनली ना, उन्हीं को ही देखना है। अब 2 दिन पहले अगर ये सेटअप आता तो मैं नहीं लूंगा उसको, बट लेट्स से कि जुलाई में बीच result में ही आ है, जाता है, हाँ, फिर लूंगा मैं तो फिर ये ट्रेड फिर लूंगा, बनेगी, हाँ, वैलिड है। अब मान लो आपका ऐसे लेट हो गया इस वाले स्ट्रैटेजी में, तो आप फिर देखो उसको कि दोबारा फिर सिनारियो बन रहा है क्या, दोबारा जैसे हाई को काटेगा ना, फिर एंट्री करनी, फिर एसएल लगाना, एक बार हो गया दोबारा नहीं होगा, आपको देख ही जाएगा वो। मतलब मैं ऐसा गारंटीड तो नहीं बोल सकता, बट मोस्ट लाइकली ऐसा ही होता है। तो ऐसा कितनी बार हुआ है कि एक क्वार्टर में आपने एक ही टिकर पे 2-3 ट्रेड लिया हो? होता है बहुत फ्रीक्वेंटली है ये, कि क्या होता है ना, जब इनिशियली रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ जाता है। उस टाइम क्या होगा कि वॉलेटाइल भी बहुत ज़्यादा होगा। अब जब फोर्स मोटर कल परसों रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, एक दिन में 20% बढ़ गया, नेक्स्ट डे 10% गिर गया, तो उस तरह की वॉलेटिलिटी कैसे चलोगे ना, आप नहीं चल सकते। तो उसमें क्या होगा, आपका ऐसे लेट हो जाएगा। तो उस केस में क्या करता मैं तो अगर मान लो ऐसा कुछ मेरा एसएल काट गया, तो मैं देखता हूँ 10 दिन देखूंगा, ये नहीं कि अगले दिन ही अगर काट दे अगले दिन घुस जाऊंगा। तो मैं देखता हूँ कि आने वाले 5-7 दिन में कैसे बिहेव कर रहा है स्टॉक। अगर फिर वो काट रहा है, फिर मैं री एंटर कर लेता हूँ। तो 2-3 बार मैं एंटर कर लेता हूँ। जैसे लास्ट क्वार्टर का अगर मैं अपना रिजल्ट बताऊँ आपको, तो मैं कई सारे स्टॉकों में 2 से 3 बार एंटर किया है मैंने। क्राइटेरिया फुलफिल होते रहे, मैं उसको करता रहा, मतलब मैं लेता रहा उसको, है ना। अब जो दूसरा स्ट्रैटेजी है वो बड़ा सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, मतलब जो बिल्कुल नए भी है ना स्टॉक मार्केट में, उसको इसको भी यूज़ कर सकते हैं ना। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। अगर आप देखोगे, अगर मान लो कोई ट्रेंडिंग स्टॉक है, जैसे मान लो फोर्स मोटर ले लेते हैं, पुराना डेटा तो दिखा सकते हैं हम लोग, है ना। तो अब ये रिजल्ट इस वाले डेट पे डिक्लेयर हुआ है ना, इस वाले डेट पे हुआ था 25 अप्रैल को। ये मार्च वाले की बात कर लेते हैं हम, है ना। मार्च के बाद अप्रैल में जो है ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। अगर आप ये देखोगे ना, ये 10 लाइन्स हैं ये, है ना। और ये कुछ नहीं है, बहुत सिंपल, 10 से लेके 100 की EMA की लाइन है। अच्छा, 10-20-30 करके 100 का। मैं इसलिए इसको लगा के रखता हूँ। लोग सोचते हैं कि 2 से तो जो काम हो जाएगा, तो इतने सारे क्यों लगा के रखते हो। सारे स्टॉक का ना नेचर अलग होता है। कोई स्टॉक क्या होगा ना, 10 से बाउंस करता है, कोई 20 से बाउंस करता है, कोई 30 से बाउंस करता है। आपने सब डाल लिए हैं। हमने सारे डाल दिया। मैं इसलिए डालता हूँ ताकि मैं हिस्टोरिकल देखता रहता हूँ कि ये स्टॉक का नेचर क्या है, कि ये 10 से बाउंस करता है या 20 से करता है। तो क्योंकि आप लोगों को बोल दोगे ना जब 10 पे आएगा ले लो, तो सब लोग क्या सोचेंगे 10 पे ही लेना है हमेशा, है ना। उस स्टॉक का नेचर तो है ही नहीं ऐसा। वो स्टॉक का क्या करता है, 30% पे बाउंस मारता है। तो उस केस में क्या करोगे, आप 30% का वेट करोगे, ना कि 10% का। जो स्टॉक 20 पे करता है, तो आप 20 पे उसका एक फेवरेबल एंट्री बनता है ना। तो इसीलिए मैं सारे लगा के रखता हूँ। मेरे साथ कई सारे ऐसे स्टॉक भी हैं पुराने, मुझे जितने याद आ रहे हैं, तो 50 पे बाउंस करते हैं, तो उन पे 10 का बाउंस तो नहीं चलेगा ना। वो 50 पे आने पे अगर तुम ले रहे हो, तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड जो है अच्छा है। क्योंकि प्रीवियसली 3 टाइम्स अगर 6 मंथ का देख लोगे आप, तो 6 मंथ में वो हमेशा 50 पे ही बाउंस मारा होगा, फिर 50 पे आ गया, फिर ले लो। कितना समझ में आ जाता है कि क्या ट्रेंड है, ये स्पेसिफिक चीज रिजेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा नहीं कर रहा है। हाँ, और ट्रेंडिंग होगा ना, तो मोस्ट लाइकली 10-20 की रेंज में रहता है। अगर अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक है, फंडामेंटली अच्छा है, तो 20 तक ज़्यादा से ज़्यादा आता है। जब 20 आया, आप 8% का एसएल लो और फिर आप छोड़ दो उसको ऊपर, है ना। 10-15% जितना चाहिए आपको। तो इस वाले में देखो, अप्रैल में, मैं थोड़ा पुराने ही जा रहा हूँ क्योंकि अप्रैल में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ जी। अब मैं इस डेट पे हूँ, मैं आगे का मान लो नहीं देख पा रहा हूँ, है ना। अगर मैं इस डेट पे हूँ, तो मैं पुराना क्या देख रहा हूँ कि 20 को थोड़ा रिस्पेक्ट करता है ना। यहाँ देखो, ये किस दिन कोई न्यूज़ वगैरह की वजह से हो गया होगा। अब देखो, यहाँ से फिर बाउंस मारा, फिर यहाँ आ रहा है, फिर बाउंस मार रहा है। अब रिजल्ट यहाँ पे आ गया, तो मैं क्या करूँगा। अब 20 के आसपास है, तो मुझे क्या करना चाहिए, फेवरेबल एंट्री है ना मेरे पास। तो इसमें बाउंस नहीं, मतलब 20 पे आया, आपका ऑर्डर ट्रिगर होगा। हाँ, मेरा ऑर्डर ट्रिगर होगा। मैं ये देखो, ऑर्डर लगाते हैं, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरा ना वो हो अलर्ट ना, जो बाउंस वाला जो कैंडल है ना, वो ग्रीन कैंडल होना चाहिए। अब मान लो अच्छा, इस दिन पे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो मैं उसको देख रहा हूँ बैठ के, मैं नहीं ले रहा हूँ इसको। अगले दिन गिरा, अब रिजल्ट अच्छा था बहुत, मान लो, है ना, तो मेरे रेडार पे आ रखा है, वॉच लिस्ट पे है, मैं उसको देख रहा हूँ। अगले दिन भी गिर रहा है, अगले दिन, अब यहाँ आ गया। अब मैं, मेरे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि 20 से बाउंस मारता है, तो अब मैं ले सकता हूँ। क्या मैं अभी ले रहा हूँ? नहीं ले रहा। मैं कब ले रहा हूँ? मैं इस वाले कैंडल पे ले रहा हूँ जब ये ग्रीन कैंडल बन रहा है। वो इसमें इतना बड़ा बन गया, छोटा भी बन सकता है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे भी एंट्री कर लूंगा, तब भी मुझे लॉस नहीं होगा। तो आप तो 3-20 पे ट्रेड ले रहे हैं। हाँ, तो यानी आपकी जो ट्रेड बनेगी 10,000 के आसपास बनेगी। बिल्कुल बनेगी 10,000 के आसपास पे आप 8% स्टॉप लॉस लगाएंगे इसमें। अच्छा, फिर इसको राइट करेंगे। और ये थोड़ा सा हाई वॉलेटिलिटी था, तो इतना बड़ा कैंडल हुआ, बट मोस्ट लाइकली क्या होता है 4-5% का होगा।
और अगर आपको थोड़ा, क्योंकि देखो ये ज़्यादा सेफ है कंपेयर टू रेड कैंडल्स बन रहे हैं और 20 पे तुम ले लो क्यों सस्ते के चक्कर में, वो नहीं करना चाहिए। मेरे साथ कई बार उल्टा भी हो गया है, तो इसलिए मैं इसको स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा है कि कैंडल जो है ना अगला वाला ग्रीन होना चाहिए, जिस कैंडल पे मैं घुस रहा हूँ ना वो ग्रीन कैंडल होना चाहिए, बेसिकली मोमेंटम का कंफर्मेशन हमारे पास उससे आ मिल जाना जाएगा। चाहिए। अरे हाँ। बहुत महंगे भी नहीं ले रहे, 9,000 का चीज हाँ हम बिल्कुल 10,000 ले पे रहे ले हैं, हाँ रहे हैं। ले रहे हैं, बट अगर मान लो मैं इस पे नहीं ले रहा हूँ तो फिर मैं क्या, दूसरी बार फिर अगर मान लो मैंने नहीं लिया, मुझे लगा बहुत महंगा है, ठीक है, तो फिर ये नीचे आ रहा है दोबारा, कहाँ आ रहा है, 20 पे आ रहा है, फिर कैंडल दिया इसने एक, हाँ। है ना, तो इस पे ले लो एंट्री। अगर मान लो इस पे बहुत महंगा लगा कि यार 9,000 का तो सुबह शाम को था, अब 10,000 का हो गया, क्योंकि तो मैं इसमें नहीं ना ले रहा। दो चीजें हो रही हैं, एक तो हाँ। हम भागा हुआ ले रहे हैं, दूसरा स्टॉप लॉस हम बहुत बड़ा ले रहे हैं, तीसरा अगर हमने सोचा है कि हम लोग 20,000 रुपए का रिस्क लेंगे, क्वांटिटी बहुत कम आएगी, बिल्कुल आएगी, कम आएगी। है ना? तो इसीलिए क्या है कि अगर आपको लगता है महंगा है तो आप अगला, क्वांटिटी तो सेम ही होगी ना, क्योंकि आप तो यूनिवर्सल 8% स्टॉप लॉस ले रहे हैं। हाँ। तो आप चाहे 10,000 पे लीजिए चाहे 9,000 पे लीजिए, तो इनको तो 8% वैसे महंगा चल- लगता है बट लोगों को चल- लगता है ना 20,000 का एक स्टॉक है, अरे हाँ। भाई रिटर्न पे देखो ना, तुम्हें हाँ, 10% उससे फर्क- रिटर्न चाहिए, उससे क्या उससे फर्क पड़ रहा है ना। भाई हम लोग हैं कि स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा रहे तो क्वांटिटी ऊपर नीचे हो रही है, हाँ, इनका हाँ। तो स्टैंडर्ड 8% का स्टॉप है। और एक चीज और है, अब इस पे मतलब अगर नहीं लिया है तो दोबारा कई बार एंट्री देता है, ऐसा नहीं कि अब तुम्हें लग रहा है कि चलो यार इतना महंगा नहीं ले रहा हूँ मैं, तो थोड़े दिन वेट कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है, 4-5 दिन बाद फिर मिला ना तुम्हें, और फिर नहीं कि ऐसे ही यही हुआ, फिर और आगे देखो, फिर आया, फिर एक बार एंट्री और दे रहा है वो, तो वो एंट्री देता रहेगा वो, अगर तुम एंट्री नहीं कर पाए हो, है ना। और तुम्हारा एसएल जो है ना, अब इस वाले में एसएल क्या, तो जब इनिशियल आप ले रहे हो तब आपने 8% सोचा है, अगला कब सोचोगे, जब वो 20 के नीचे क्लोज कर जाए। मान लो आपने हिस्टोरिकली देखा कि 20 पे बाउंस करता है, आपने एंट्री भी उसी बेसिस पे लिया कि 20 पे ही इसने रिवर्स मारा, एक ग्रीन कैंडल दे दिया, आपने एंटर कर लिया, तो आप उसको फॉलो करते रहो कि जब तक वो ना 20 के नीचे क्लोज ना मार दे, जिस दिन क्लोज मारेगा एग्जिट कर लो, और इससे पहले अगर 15% आ जाता तो निकल लो। अच्छा, मतलब आप ट्रेलिंग बेस में डाल दे रहे हैं। बिल्कुल, और मैं ये नहीं चाहता कि किसी स्टॉक में बिल्कुल मैं लगा के बहुत सारा लगा, क्योंकि मेरा ना पोर्टफोलियो जो होता है इक्वली होता है, 10 स्टॉक अगर हैं तो सब में 1-1 लाख ही लगाऊंगा मैं, किसी पे ऐसे नहीं कि 40% डाल दिया मैंने अकेले, तो फिर मेरे को डर लगा रहेगा। पर अगर मैं 10 पे लगा के रखा हूँगा तो किसी एक में हिट हो जाएगा, तो किसी एक में मैं घुसा रहूंगा लंबे समय तक, है ना, कि वो रोटी काटेगा ही नहीं करके। डाइवर्सिफिकेशन है कि उसी का फायदा है। इमोशन से ज्यादा लॉजिक सब में लॉजिक सेम पे है। चलो, हाँ। अब यू नेवर नो कौन सा 40% जाएगा, कौन सा 2% जाएगा, कौन सा -5% जाएगा। बिल्कुल, अब मैं जैसे कभी बोल देता हूँ किसी को कि यार 20 पे बाउंस पे ले लो, अब 20 पे बाउंस पे एक स्ट्रैटेजी है ना, तुम 8% एसएल वाला फॉलो नहीं करते हो, 20 बाउंस ले लिया और फिर पकड़ के रहेंगे, नहीं नहीं रिजल्ट तो बहुत अच्छा था, प्रकाश ने बोला था सही तो उससे होगा, क्या ही तो, फर्क पड़ता है। तो गलत चीज़ है ना। गलत चीज़ है। आप कई बार क्या होता है ना, फंडामेंटली आप जो आप नहीं देख पाते हो ना, किसी ने देख लिया है, बड़े प्लेयर ने, आपको नहीं पता। कई बार देखोगे रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, स्टॉक 20% डाउन है, तो आपको तो सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो गए, तो आप क्या क्या रिएक्शन होना चाहिए कि आपने वो चीज़ नहीं देखी जो किसी ने देखी है ना, इस वजह से तो गिरा है। तो मैं उन स्टॉकों को भी अवॉइड करता हूँ। मान लो रिजल्ट आ गया आज, अगले दिन 20% डाउन हो गया, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है वो स्टॉक, 20% डाउन क्यों हो गया, कुछ तो होगा जो मैंने नहीं देखा है ना, अच्छा काय का अच्छा है मेरे। 20% गिर रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि वो हिलेगा ही नहीं, मतलब ठीक है 1-2% गिरा, कोई बात नहीं, कि चलो क्या होता है ना, रिजल्ट से पहले भागे हुए होते हैं ना जो स्टॉक, जैसे रिजल्ट आएगा तो थोड़ा कम रिएक्ट कर, प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाती है, जो नहीं भागे होते और अच्छा भागते हैं। मैं सोचता हूँ क्यों इतना स्ट्रेस ले रहा है ना, अपना फॉलो करो, जो स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करो, जो एसएल है उसको यूज करते रहो। वैसे भी 8% इज वे, मतलब एक अच्छा खासा रूम देता है अगर स्टॉक को ऊपर जाना है, एक 20 मूविंग Daily एवरेज पे। से या 50 मूविंग एवरेज हाँ, से हाँ, हाँ। अगर ऊपर जाना है तो 8% एक अच्छा खासा कुशन देता है कि भाई हो सकता है कि जहां से एंट्री लिया हो तो 3-4%, 5% नीचे आ जाए, बट इवेंचुअली ऊपर चला हाँ। जाएगा। और 1% स्टॉक आपके एंट्री से 1% स्टॉक नीचे जा रहा है भाई, मतलब वो इनफ प्रूफ दे रहा है आपको कि भाई हाँ, गलत हो, आप गलत हो, मतलब तभी। 8% आपके अगेंस्ट जा रहा है, हो गया भाई, क्योंकि ठीक आपने है। फंडामेंटली भी देख ली और टेक्निकली भी सब यूज लेकिन कर रहे हो, फिर तब भी भी गलत है, नीचे तो फिर गलत ही है ना निकल वो। गए। तो गलत हो मान लो बिल्कुल, ना, हाँ। और अच्छा रिजल्ट बुरा रिजल्ट क्या कर ले लोग ईगो पे ले लेते हैं ना कि भाई मैंने देखा है, नहीं सही होगा ये, मेरी क्यों research करना है है। ये काम, मेरी रिसर्च है करके, हाँ। तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे आपने ये आपका जो प्रोसेस 3 महीने के बाद वापस होता है, लोगों को ये लगता है कि भाई क्विक मनी बना लेंगे। हाँ हाँ हाँ, जल्दी चाहिए ना सबको वो वाला, तो जल्दी वाला तो भाई कोई नहीं बना सकता। मैंने इतने सालों में इतने ट्रेडरों को जानता हूँ मैं, जो जल्दी का सोचा ना कभी नहीं बना पाया। आपको एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, और अगर आप उसका प्रॉफिट वाली चीज़ें फॉलो कर रहे हो ना, तो एसएल भी फॉलो करो। आप जो 8-10% की बात कर रहे हो, अगर आप इक्वली डिवाइड कर लेते हो कैपिटल को 10 स्टॉक में, तो 1% ऑफ कैपिटल ही तो हुआ ना वो,
1% आपका कैपिटल का है, अगर आपने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा है तो उसमें 50% लगा देता हूँ। 50% का 8% कैपिटल का अगर 50% लगा दिया आपने, उसका अगर 8% लेते हो तो आपका कैपिटल का तो अच्छा परसेंट हो गया ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ 10 में काटो, 10 में डालोगे तो अगर 10 लाख का 1% चले जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। 2 में डाल दोगे तो दिक्कत है। तो इसीलिए भी 10 स्टॉक जरूरी है ना। और मेरा ये मानना है कि किसी भी स्टॉक में कैपिटल का 1-1.5% मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, 1.5% से ज़्यादा लॉस नहीं लेना चाहिए पर ट्रेड पे। है ना। अगर आप ऐसे करोगे तो फिर आपका कैपिटल बचा रहेगा, नहीं तो फिर जीरो करोगे फिर कैपिटल अरे ढूंढते 10 रहो में से 3 बचा लेंगे, 2 बचा आराम लेंगे, से। 4 बचा और लेंगे। और मैं तो ये बोलता हूँ पोर्टफोलियो बेसिस पे करो। मेरा क्या मानना है कि 10 स्टॉक आ गए, 10 पे आपने ले लिया तो पोर्टफोलियो का 8% हिट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारे हाई ग्रोथ स्टॉक ले रहे हो। तो वो तब होगा जब पूरा ही कुछ सेंटिमेंट खराब हो गया, इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गया, कुछ हो गया ना, या फिर ट्रंप ने कुछ ऐसी चीज़ बोल दी जो आने वाले टाइम पे रिसेशन होने वाला, तब जाके गिरने लगेंगे 8%। मेरे साथ बहुत कम हुआ है कि मेरा पोर्टफोलियो 8% ऐसे हिट कर दे। पर जैसे मान लीजिए अभी ऐसा केस हो रहा है कि आपके वॉच लिस्ट में 6 स्टॉक्स है हाँ, और लेट से सभी में एंट्री बन गई, तो अब अभी आपका केवल 6 लाख रुपए आउट ऑफ 10 लाख रुपीज 6 लाख रुपए ही 60% ही इन्वेस्टेड है। और फिर उसके बाद पे जब अगर ट्रेड बनेगी इन फ्यूचर दूसरे में 7वें 8वें 9वें स्टॉक्स में, तब आप लेंगे। अदरवाइज अगर मान लीजिए 6 स्टॉक्स और कल को इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया, कुछ भी हो गया, ट्रम्प टैरिफ आ गया, तो उस टाइम पे आप फिर भी इन 6 लाख पे 8% देखेंगे? 6 लाख पे 8% देखूंगा मैं। अच्छा, अगर मैं 4 होंगे तो 4 लाख पे 8% देखूंगा। तो जितने मेरे पास पोर्टफोलियो है ना उसी का मैं देखूंगा। अच्छा। तो इससे क्या होता है ना, अगर ये पोर्टफोलियो लेवल पे फॉलो करते हो तो आप ना और इमोशन जो है ना, जो आपको इमोशनली परेशान करता है ना, उससे और बच जाओगे। फिर आप स्टॉक मत देखो, आपने 10 ले लिए ना, तो आप पोर्टफोलियो देखते रहो कि 8% हिट होगा मैं निकल जाऊंगा, ऊपर अगर 15% मिलेगा मैं निकल जाऊंगा। अच्छा, मतलब अगर कई 10 स्टॉक ले लिए और आपका 15% प्रॉफिट आ रहा है ऑन पोर्टफोलियो लेवल, तो निकल जाएंगे। एग्जिट मैं 15 भी नहीं कहता हूँ, मैं तो 10-12 पे भी निकल जाता हूँ। पर वो पोर्टफोलियो का 15% 10% पोर्टफोलियो तभी आएगा जब बहुत सारे स्टॉक्स, या तो भाई आप तो 15% पहले निकल जा रहे हैं, हाँ। वो तो हो ही नहीं सकता ना, इम्पॉसिबल मैथमेटिकली। देखो क्या होगा, सारे 15% नहीं होंगे ना। क्या होगा, आपने 10 का पोर्टफोलियो बनाया, वो अपना लॉजिकल क्वेश्चन है, उसमें क्या होगा 3-4 जो है ना वही पड़े रहेंगे तो गिर रहे होंगे, बट उसमें 5-6 ऐसे होंगे जो 30% 25% ऐसे भाग जाएंगे 1-1.5 महीने में 2 महीने में। पर आप तो उसमें से 15 पे ही निकल गए। नहीं, मैं निकलूँ पोर्टफोलियो जब करूंगा तो मैं नहीं निकलूंगा ना। दैट स्ट्रैटेजी इज फॉर इंडिविजुअल। मान लो अच्छा, अगर जो मैं अभी एक आपने एक करके लेता हूँ, हाँ। अगर एक एक करके लेता हूँ तो 1:2 का है, 8% का ऐसे ले 15% में निकल जाओ। एक तरीका वो है, तो सारे स्टॉक में वही फॉलो करो। दूसरा तरीका अगर पोर्टफोलियो पे करते हो आप कि मैं तो पोर्टफोलियो बना के चल रहा हूँ, 8% मेरा पोर्टफोलियो जाएगा, या तो मुझे 13-14% चाहिए मुझे प्रॉफिट, है ना, तो फिर उसको एज ए पोर्टफोलियो ट्रीट करोगे आप, ना कि इंडिविजुअली करना है फिर वो। तो आप कैसे करते हैं? आप पोर्टफोलियो लेवल पे करते हैं कि इंडिविजुअल स्टॉक पे मैं करते अब हैं? जो है ना, क्योंकि मेरा कैपिटल साइज बड़ा हो गया है तो मैं अब पोर्टफोलियो पे करता हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखा है इंडिविजुअल में ना इमोशनली प्रॉब्लम होती है। आपको दिखेगा ज़्यादा यार आज गिर गया, बढ़ गया, आप स्ट्रेस में भी रहते हो। तो इस वाले कैपिटल साइज पे आपको अगर थोड़ा सेफ प्ले करना है तो पोर्टफोलियो ज़्यादा ईजी है लोगों को। क्योंकि मैं कहीं एक बार बोल दिया कि 8% ऐसे लो और 10% में निकल जाओ, तो लोग कहेंगे यार ये तो 1:1 का रेशियो, क्या बड़ी बात है इसमें। सही बात है। बट जो आपका 8% एसएल हिट होने के चांसेस है ना बहुत कम है, ये जो स्ट्रेटेजी, बिकॉज आप ये स्टॉक तो बड़ा आपका बर्बादी वाला सिनेरियो है। हाँ कि मान लो कुछ कांड ही हो गया ना, तब अगर मेरे 6 साल के ट्रेडिंग में देखोगे ना तो मुश्किल से मुश्किल 5 बार 4 या 5 बार हुआ होगा जो मेरा पोर्टफोलियो 8% हिट कर गया एसएल। ऐसा मतलब अभी हम लोग उस पे आएंगे, हाँ। उस पे आएंगे, आपका तो पिछले एक इसलिए साल का पूरा चीज देखा हाँ, जाएगा। तो ये एक चीज है कि पोर्टफोलियो लेवल पे भी करा जा सकता है, स्टॉक पे भी क्योंकि आज से एक साल पहले तक मार्केट वाज वंडरफुल, सब कुछ ऊपर जा रहा था, सारे सारे सेक्टर्स गिरने ऊपर लग जा गए रहे पूरी थे। तरीके से। हाँ, अब यहाँ पे ट्रम्प के टैरिफ आ रहे हैं, चाइना और ट्रम्प की लड़ाई भी चल रही, यूक्रेन की भी लड़ाई चल रही, सऊदी की लड़ाई चल रही, इंडिया पाकिस्तान का भी हुआ। तो इन सारे बीच में आपने कैसे मैन्यूवर करा, ये अभी हम लोग आगे हाँ आएंगे उस पे उसके कर अंदर लेते पे, हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रेटेजी है, पोर्टफोलियो पे कर लो, 2 टेक्निकल है, ये इसको इस तरीके से यूज करोगे तो ठीक ठाक रिटर्न्स बन जाते हैं। हम लोग क्या पीजीआईएल को इस स्ट्रेटेजी पे देख सकते हैं? बिल्कुल जैसे देख वहां पे तो सकते हैं। एंट्री क्लियर हो गई, हाँ, पीजीआईएल को इस बिल्कुल पे देख देखते हैं। सकते हैं। अगर आप ये पुराना है, हाँ ये पुराना ही है ना, 10-11 जून तक देखा था। 11 जून को जो उनकी 21 में, में 20 21 में था ना। हाँ, ये उसमें 11 जून के आसपास एंट्री बनी थी। हाँ, इसमें भी हाँ, 11 जून के इसमें भी 20 मूविंग एवरेज पे। अच्छा, नहीं। 20 मूविंग एवरेज
जो हाँ, उसमें था हाँ। वो तो इसमें भी रहेगा, bounce इसमें भी आएगा ही रहेगा। आएगा। अब देखो एक चीज, हम्म, अब यहाँ पे इस वाले जो इंडिकेटर है ये भी मना कर रहा है, क्योंकि सारे एक दूसरे के नीचे हैं। इस वाले स्ट्रैटेजी में क्या है कि सारे एक दूसरे के रिबन जो है ना, जो बन रहा है 10-20 के ऊपर, 20-30 के ऊपर, ऐसा होना चाहिए इस स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए। ये वाला जो सिनारियो है ना, इसमें नहीं यूज कर सकते हो आप। हमें सारे मूविंग एवरेज अपवर्ड स्लोपिंग Upward sloping है, एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए सारे। मतलब हाँ। पूरा क्रोनोलॉजिकल यूनिट 10 9 वो trending है। 7 हाँ, हाँ, ऐसे ऐसे हाँ, करके। ऐसे अच्छा भैया, इसके जो अभी हमको देख के लग रहा है, जब आप हम्म। जो पहले वाली स्ट्रेटेजी में 20 मूविंग एवरेज का हाई लो ले रहे हैं, तो हम्म। एक तरीके से मोटा मोटा 10 और 30 का बैंड ही बन गया इसके अंदर पे। हम्म, तो वो एक जो आप तरीके उसको से 20 मूविंग एवरेज चाहे वैसे पकड़ो चाहे ऐसे ऐसे पकड़ो, पकड़ लो। ठीक है। तो देखो उसको, और इसमें कब यूज करना, उसको तब यूज करो जब ट्रेंडिंग है, तुम्हारा हाथ ही नहीं आ रहा है, अच्छा ये पुल बैक है हम्म। जो ये में वाली स्ट्रैटेजी है। क्योंकि आप प्रीवियसली देख रहे हो कहाँ से नीचे आता है और कहाँ से बाउंस मारता है। आपने 6 महीने का देखा, वहां पे आ गया तो फिर आप ले रहे हो, जिसमें ट्रेंड स्ट्रांग ना हो ये वाला लगाओ, जिसमें हाँ। ट्रेंड सुपर स्ट्रांग है तो वो वाला लगाओ। ठीक है। क्योंकि वो क्या होगा, जैसे हाई काटेगा ऊपर ही जाता रहेगा, वो मिलेगा नहीं तुमको। हम्म, तो हम उसमें शैलो पुल बैक देख रहे हैं हाँ, कि थोड़ा सा थोड़ा नीचे सा आया तो आया ले ले। चलते रहे। एटलीस्ट महंगा तो नहीं ले रहे हो ना, जो सब जिस रेट पे खरीद रहे हो आप तो नहीं खरीद रहे हो ना, वो चीज है ना। तो आर वी डन विद द स्ट्रेटेजी? हाँ हाँ, स्ट्रैटेजी डन है, फंडामेंटली बता दिया आपको, टेक्निकली इसको यूज कर सकते सो लेट्स गो टू द मोस्ट अवेटेड सेक्शन, जहां पे आपने पिछले 1 सालों में हैं। हाँ हाँ, मार्केट में इतनी उथल पुथल हुई, वो भी ऐसे रीजंस की वजह से उथल पुथल हुई जो कि ट्रेडर के बियॉन्ड कंट्रोल में था। ट्रम्प जीत गए, उसके बाद ट्रम्प क्या कर रहे हैं हमारे आपके कंट्रोल में नहीं है। हाँ बिल्कुल, चाइना और अरे सॉरी रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है हमारे आप है कंट्रोल ही में नहीं, नहीं जियो है। पॉलिटिकल है। जियो हाँ। पॉलिटिकल हम्म। सबसे ऑल टाइम हाई, आई थिंक जितने इवेंट पिछले 365 डेज के अंदर पे हुए हैं इन टर्म्स ऑफ जियो पॉलिटिकल इवेंट्स में, वो अब तक का सबसे ज्यादा इवेंट 365 डेज के अंदर पे हुए हैं। इसमें आपने कैसे मैन्यूवर करा है? मैं बताता हूँ, और आप इस डिस्कशन से पहले मैं आपको बता दूं, जो मैंने बोला ना, अभी 6 बार मेरा पोर्टफोलियो हिट हुआ है, 2 बार अभी हुए हैं। अगर आप देखोगे लास्ट के 3-4 महीने भी थोड़ा मार्केट ठीक है, उससे पहले जो मार्केट फॉल हो रहे थे ना, उस पे पहली बार तो मेरा एक बार 8% पे ऐसे हिट हुआ मेरा पोर्टफोलियो लेवल पे। ये सितंबर की बात है। 2024 से लेकर मार्च 2025 सितंबर के आसपास होगा मे बी, जब स्टार्ट हुआ ना, सारी गिरने लग गए। हाँ, 26,000 से मार्केट नीचे आने शुरू हो गई थी। हाँ। अब मैंने मैनेज कैसे किया, बाकियों में और मेरे में क्या फ़र्क था मैं वो बता देता हूँ। बाकी सबके पोर्टफोलियो ना उस टाइम पे, क्योंकि मैं तो अपना 8% जब ऐसे, देखो मेरे साथ एक चीज़ पॉजिटिव है, क्योंकि अगर मैं पुल बैक पे लेता हूँ ना, मैं कभी हाई पे नहीं पकड़ता स्टॉक को, है ना। ऑल टाइम हाई पे तो नहीं ले रहा मैं, वहाँ से क्या ले रहा हूँ, 20-25% नीचे ले रहा हूँ। आपकी दोनों स्ट्रैटेजी में ये दोनों पॉसिबल में है कि मैं हाई है, ले सकते हैं ना। तो मैंने क्या करा, नीचे ले रखा है, जहाँ सब ने खरीदा मैंने वहाँ नहीं खरीदा, मैंने नीचे खरीदा, है ना। अब क्या है, उसके बाद पोर्टफोलियो लेवल पे अगर 8% मेरा हिट हो जाता है, तो समथिंग इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, जो आगे होने वाला है, जो किसी को नहीं पता, है ना। तो इनिशियल साइन था मेरे लिए, मैंने कहा निकलो, है ना, बाद में बना लेंगे, कौन सा स्टॉक मार्केट बंद हो रहा है। तो मैं एक बार निकल गया, है ना। उसके बाद क्या हुआ, और गिरने लगे। मेरे को कोई फोमो वगैरह नहीं हुआ कि मैं घुस जाऊँ, सस्ते मिल रहे, क्योंकि मेरे कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहे, ना ये में पुल बैक मार रहे हैं, ना इस वाले स्ट्रैटेजी में आ रहे हैं, तो आ ही नहीं रहे थे। तो मैंने कहा वेट करो। तो फिर इस तरह के फॉल वाले सिनारियो में क्या करता हूँ, मैं शिफ्ट हो जाता हूँ डेली से वीकली वाले पे, डेली चार्ट से वीकली वाले पे चले जाता हूँ। जो फॉल बड़े हों, 30-40% टाइप का हर स्टॉक गिर रहा है ना, तो उसमें मैं टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ, मैं फिर डेली नहीं देखता उसको। सिमिलर स्ट्रैटेजी मैं एंट्री कहाँ ढूंढता हूँ, वीकली वाले पे ढूंढता हूँ। तो फिर मैंने क्या करा, वीकली वाले पे दोबारा एंट्री करा मैंने, है ना। तब जब मेरे सेकेंड टाइम मेरी एंट्री हुई है, तब मैंने मतलब हर स्टॉक को ना कम से कम 40% नीचे खरीदा प्रीवियस हाई से, क्योंकि वीकली के 20 मिले, वीकली पे चले गए या 20 पे चले गए, है ना। तब वहाँ से जब मैं 50% पे खरीद रहा हूँ इनको, 30-40% पे, और स्टॉक बहुत अच्छे हैं, उनके फंडामेंटली तो कोई चेंज नहीं हुआ है ना, वो तो न्यूज़ ड्रिवन है ना कि हाँ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा करके ना। स्टॉक तो अच्छे हैं, और मैंने बहुत चीप खरीद लिया, है ना। तो मैं खुश होना चाहिए मुझे। 8% स्टॉप लॉस नहीं, मैं उसी के बारे में आ रहा हूँ मैं। तो मैंने वहाँ ले लिए बहुत सस्ते, और मैंने उस टाइम पे ना, मैं मोस्टली 5-6 स्टॉक पे ट्रेड करता हूँ। अच्छा, पूरे कैपिटल को पूरे पे जाता हूँ, पूरा फुली कैपिटल 6 अच्छा, स्टॉक्स। लोकेशन पहले 10 था, अब 20% कर दिए। हाँ, मतलब 20-25 भी हो जाता है, मतलब मोस्टली 20 के आसपास हो जाता है। अच्छा, बट जब मैं सेकंड टाइम मैंने एंट्री करा, मेरे को बहुत सारे स्टॉक सस्ते मिले, तो उस टाइम मेरे पास 14-15 स्टॉक हुए।
फिर मैंने क्या करा, 5 नहीं लिए मैंने। अच्छा। मैंने जब सारे ही बहुत जो जिनको मैं कभी ले ही नहीं पा रहा था वो मुझे 40% नीचे मिल रहे हैं, तो मुझे एंटर करना चाहिए ना उनको। थोड़ा हम कंफ्यूज हो रहे हैं हाँ। अभी। आपने बोला कि आप ऐसे जब वीकली मतलब मार्केट, पहली चीज तो आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी है हम्म। कि बैड फेजेस में आपको बाहर कर देगी और 8% उसके बाद में फिर बाहर कर एंट्री नहीं देगी। देगी। हाँ, उस हाँ। क्योंकि भाई सारे मूविंग एवरेजेस का हाँ। स्लोप खत्म हो जाएगा, सब अलाइनमेंट खत्म हो जाएगा, तो आपको ट्रेड ही नहीं मिलनी है। तो आप जब सब कोई अटेम्प्ट करते रहेंगे तो आप शांति से बैठे रहोगे ऑन बिल्कुल। कैश। फिर आप ऐसा कर रहे हो कि जब ऐसे कंडीशंस आती है तो आप वीकली टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाते हो। ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे जब आप आते हो तो उसके अंदर पे सेम दोनों स्ट्रेटेजी मोटा मोटा जो हम लोग ने देखा 20 मूविंग एवरेज पे ही हम लोग उसके आजू बाजू ट्रेड हाँ। मिल रही है। तो वीकली की 20 मूविंग एवरेज पे आप ट्रेड ले रहे हो। फिर अभी आपने कहा कि आप उसमें एलोकेशन उस टाइम पे बढ़ा दे रहे हो क्या? नहीं, अब उस तक टाइम नहीं, जब मतलब करंट वाले सिनारियो में देखोगे तो अभी मेरा एलोकेशन 5-6 पे ही रहेगा, है ना। बट अगर वो सिनारियो आ जाता है ऐसा कि बहुत सारा ड्रास्टिकली मार्केट्स गिर गए तो मेरे नंबर ऑफ स्टॉक बढ़ जाते हैं। तो मतलब आप यानी डाइल्यूट कर देते हो, यानी आप ज्यादा लेता हूँ मैं, नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ा देते बढ़ा हो। देता तो 10% एलोकेशन जो करे थे भैया 5% 5 पे भी आ सकता हूँ 6 मैं, 6 पे भी क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि जिनको मैं कभी बाय नहीं कर पा रहा था, मेरे सेटअप पे आ ही नहीं रहे थे, वो बहुत सस्ते मिल रहे हैं मेरे को। तो उन सिनारियोज में क्या करता हूँ, बहुत ज़्यादा लेता हूँ, फिर मतलब 15 भी हो जाते हैं, 15-16 हो गए थे मेरे पास स्टॉक। बट अब उसके बाद भी क्या हुआ, मार्केट और गिरते रहे, क्योंकि पता तो है नहीं। उस केस में मैंने थोड़ी सी रिस्क लिया, मैंने कहा बहुत सस्ते ले रहा हूँ मैं, इस पे 8% वाला तो चलेगा नहीं गेम, तो इसको वेट करता हूँ। इन स्टॉकों में तो कुछ हुआ नहीं ना, तो मेरा ये था कि मैं 3 महीने रुक जाऊंगा इसको लेके, 3-4 महीने, मतलब नेक्स्ट क्वार्टर तक ना मैं देखता हूँ, क्योंकि बहुत नीचे लेने वाले, बहुत सस्ते ले रखे हैं मैंने, तो कुछ थोड़ा बहुत न्यूज़ व्यूज़ भी आएगा ना तो मैं अपना रिकवर कर लूंगा करके। बट हुआ नहीं ऐसा, गिरता रहा 15-16% और गिर गए। उस लेवल के बाद से भी पोर्टफोलियो गिर गया मेरा। अच्छा। बट मेरे को कॉन्फिडेंस सिर्फ इसी वजह से था, अब ओवर कॉन्फिडेंस ही कह लो या जो भी कह लो, और मैंने सही चीज़ नहीं करी, मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ को लेके, बट मैं रुका रहा हूँ, मैं निकला नहीं उसमें से। 14-15% तक गया मेरा, मैंने कहा कोई बात नहीं, बहुत अच्छे लिए हैं मैंने, और मैंने थोड़ी और रिसर्च कर ली, मैंने कहा स्टॉक अच्छा है तो है ही है, नहीं है पहले देख तो लो। ट्रेडर से इन्वेस्टर की तो नहीं इन्वेस्टर कर शिफ्ट हो रहा था मैं, हाँ। तो फिर मैंने कहा चलो देखते हैं। बट अब लकीली या जो भी कह लो, उसके बाद से मुश्किल से मुझे लगा होगा 10 दिन लगा होगा, 10-15 दिन लगा होगा, मेरा जो लॉस था पूरा रिकवर होके मैं अच्छे प्रॉफिट पे निकला हूँ उस वाले सिचुएशन में। निफ्टी यू टर्न जब मारी थी, बिल्कुल यू टर्न मारा। बट आप ये बताइए, ये तो फिर जितना भी आपने अभी तक बताया, जितना भी आपने बुक्स में पढ़ा है, ये तो सब कुछ कंप्लीटली उल्टा हो गया। बिल्कुल उल्टा है, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं तो एग्री कर रहा हूँ। बट कि अगर आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और मतलब स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे मिलते हैं ना, तो फिर आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू कर लेना चाहिए, मेरा जो मानना है। और ऐसा शायद मेरे साथ 2 बार हुआ होगा कि इस तरह का, पहले भी कभी 2-3 साल पहले हुआ था एक बार ऐसा, मैंने कहा सही चीज़ है ना, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक हैं, थोड़ा लंबा होल्ड कर लें। अब जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, कोई स्टॉक का क्यू पावर है ना, अभी आप भी बात कर रहे थे, तो बहुत अच्छा चल रहा है, आप ले ही नहीं पा रहे हो उसको। मान लो कुछ आगे सिनारियो अब 1000 रुपये का है, आपको मिल रहा है 500 रुपये का, तो आपने ले ली उसको, तो उसमें क्या करोगे, आप होल्ड करोगे नहीं करोगे, क्योंकि स्टॉक तो वही है ना, कोई फंडामेंटली तो कोई चेंज नहीं हुआ, क्वार्टरली रिजल्ट भी ठीक आए उसके, सब कुछ ठीक है, तो आप फिर क्यों उसमें एग्जिट करोगे। और आप इस बार डाइवर्सिफाइड भी ज़्यादा हो, आप 6 पे नहीं गेम खेल रहे हो, आप 15-16 पे खेल रहे हो, तो वो मे बी बिकॉज ऑफ वो कॉन्फिडेंस की वजह से मैंने उसको रोका। मैं तो सजेस्ट नहीं करता सबको, मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं शेयर कर रहा हूँ आपको। बट कायदे से क्या है कि 8% आ गया तो आप निकलो, फिर दोबारा जब आपका क्राइटेरिया फुलफिल होता है, चाहे वीकली पे होता है, कुछ होता है, फिर दोबारा आपने मान लो लिया, फिर 8% अगर, फिर दोबारा भी निकलो। आपको ये, क्योंकि जब रिसेशन चालू होता है ना, आपको पता नहीं कितने दिन चलेगा। हाँ, exactly. 3-4 महीने 3-4 साल भी चल सकता है, तो उस केस में तो मेरा गलत किया ना मैंने, और फिर पैसे खत्म हो गए आपके पास, फिर क्या करोगे, तो 8% में निकलना चाहिए। बट हाँ, मैंने ये सोच रखा था बॉल पार्क मेरे माइंड में कि 8% मेरा होता है, तो दिस टाइम बिकॉज आई बॉट इट एट वेरी लोअर लेवल, तो इसमें रुक जाता हूँ मैं करके, क्योंकि 15-16 के मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कर लेता है कि 18% तक मैं निकल जाता, अच्छा, या 20% तक में निकल जाता। ये नहीं कि मैं उसको 0 कर देता, वो तो नहीं करता मैं, इतने सालों का एक्सपीरियंस है मेरे को। तो बट हाँ, ये मेरे माइंड में था कि चलो ठीक है देखते हैं। और एक एक दिन में उस दिन 5-5% गिर रहे थे स्टॉक, 5-6% कुछ भी गिर रहा था, और मेरे सारे स्टॉक गिर रहे थे। तो ऐसा भी नहीं कि कुछ डाउन ट्रेंड आ गया, कुछ आ गया। अब 4-5 दिन में 15% हो गया था, मैंने कहा अभी तो लिए मैंने। के टाइम पे आप 100% इन्वेस्टेड थे? 100% तो नहीं था मैं, क्योंकि इस तरह के रिस्क में एक्सपोजर कम कर देना चाहिए, है ना। तो मेरा शायद होगा 50-60% करीब होगा। अच्छा। और इसलिए क्योंकि डर था, नहीं और
एसएल डबल कर दिया। उसके पीछे एक और लॉजिक था। मैंने ये सोचा था कि जहाँ मैं ले रहा हूँ ना, मैं एवरेज आउट करूँगा। जैसे 50% डाल के बैठा मैं, तो मुझे लगा कि और अगर गिरेंगे ना तो और पैसे भी तो होने चाहिए ना, और क्योंकि बहुत अच्छे स्टॉक हैं, और नीचे आएंगे थोड़े और लूंगा, थोड़े और लूंगा, ऐसे करके एक साथ मैंने बाई नहीं करी है। तो इसलिए बचा के रखा, बट वहाँ से यू टर्न मार गया तो बच गए। तो बट हाँ, मैं जो न्यू इन्वेस्टर हैं, जो नए लोग हैं, उनको नहीं करना चाहिए। उनको ये करना चाहिए 8% में अपना चुपचाप निकलो। भैया बचे हो आप। ये बच गए हो। बच गए, ये समझ लो बच गए करके। बचे हो। भैया मतलब ये तो वही हो गया कि अपने रूल्स को इतना जान लो कि पता चलने लगे कब ब्रेक करना है। हाँ, बट नए लोग मत करिए। नहीं बिल्कुल नहीं करना और चाहिए। हम लोग तो जैसे अभी आपने एडमिट किया कि बचे हैं, क्योंकि मैं- आपको थोड़ा से इतने समय से आप उसको फॉलो कर रहे हो हाँ। और आपकी ही स्ट्रेटेजी है, आपका ही कन्विक्शन, इसलिए आप उसमें थोड़ा से तोड़ मरोड़ कर सकते हो। और दूसरा क्या है कि मैं थोड़ा देखा कि स्टॉक अच्छे हैं यार, तो कितना ही हो जाएगा करके। और मैंने गलत किया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सही चीज़ है, और आगे शायद नहीं भी करूँगा, आगे जाके लर्निंग तो होती है। बड़ा लकीली बच गया करके, वो वापस आ गए तो मैं कहा, चलो ठीक है। बट हाँ, मैंने बहुत अच्छा रिटर्न कमाया उस वाले की वजह से। क्यों? क्योंकि मैं 8% एसएल पे काटा। सब लोगों के अब पोर्टफोलियो अब जाके शायद पॉजिटिव हुए होंगे, तो मैं तो अच्छा रिटर्न जनरेट किया बिकॉज ऑफ दैट रिस्क। बट लोगों को नहीं लेना चाहिए। मैं भी आगे से यही करा करूँगा। और एक चीज़ जैसे आपको बताया कि 50% ऑफ कैपिटल था, 100% नहीं था, एक वो पॉजिटिव है। तभी होल्ड रखने तभी का hold रखा। दम हाँ, आ गया। हाँ, अगर हाँ। 100% पैसा होता, नींद डर उड़ अलग होता, नींद उड़ उड़ जाती है भाई। अब 20 बीच में 15% चले जाए। 15%, अगर आपके पास कितना भी पैसा हो, हाँ, 15% तो 15% है हर बिल्कुल, पैसे का। हम्म। भाई नींद नहीं आए। और इसीलिए मैं स्ट्रैटेजी को थोड़ा अपना वही किया है कि अब जो है ना, आगे से नहीं करने का है। 8% ना आप सिस्टम पे लगा के बैठ जाओ। पोर्टफोलियो पे ऐसा कुछ होता नहीं है एसएल करके, तो वो भी होना चाहिए ज़रूरत वगैरह में ना, या अपना 8% लगाओ। पोर्टफोलियो जिस दिन नेगेटिव है पूरा ही उड़ा दो, है ना। क्योंकि बोले जरूरत वगैरह में होना चाहिए, क्योंकि हम लोग से तो नहीं होता, आपसे नहीं क्लिक हो रहा। क्लिक नहीं होता, आप एग्जिट सोचो वाला। ना, देखो हम लोग ह्यूमन बीइंग है ना। हम्म। कितना भी आप कुछ अपना इमोशंस को कंट्रोल कर लो, कोई बोल देना मैं 100% कर लिया, झूठ बोल रहा है सही बात आपको, है, नहीं है ना। नहीं होता, कभी कोई फंसते हो आप ना। हम्म। तो एक लर्निंग है मेरे लिए, तो मैं नेक्स्ट टाइम करूंगा, True. नहीं करूंगा, है ना। हम्म। और देखो, बोलने को मैं झूठ बोल दूं कि नहीं नहीं मैं तो 8% में निकल गया था, कुछ नहीं है। मैं इसीलिए पब्लिक के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप ये नहीं सोचा करो कि अगर कोई ट्रेडर है इतने सालों का तो उसका बिल्कुल परफेक्ट ही होता है। कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। झूठ बोल रहे हैं लोग अगर कोई बोलते हैं। हम भी फंसते हैं, हम भी नई नई चीज़ें सीखते हैं, अभी भी डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है ना। तो सबको लर्न करना चाहिए। मेरी गलती से लोगों को सीखना चाहिए कि भाई ऐसे नहीं करना है, 15% तक आप लगे रहो, कैपिटल खराब हो जाए तो वो नहीं करो, है ना। क्योंकि इसके अंदर भी आप मार्केट से तो अकेले सीखते नहीं है, आप अपने इमोशन से भी सीखते हैं। तो जो हाँ, इसलिए इससे लॉन्ग टर्म लर्निंग है, हाँ, आपकी हाँ, लाइफ हाँ। लॉन्ग लर्निंग है अब इसमें। देखो लोग करेंगे नहीं ना, तो मैंने तो सिखाई दिया ना कि नहीं करो भैया अच्छा, 15% एक तक। सवाल इसी चीज पे हाँ जी। कि 8 को 15% तक आप लेके गए, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि क्या उसमें स्टॉक्स पे कन्विक्शन ज्यादा था या लॉस लेने का मन नहीं था? नहीं, स्टॉक पे कन्विक्शन ज़्यादा था, क्योंकि मैं जब आपको ये मैंने 5 चीज़ें बोला ना देखने के लिए, 6 चीज़ें के लिए, मैं नहीं देखता ऐसे। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ किसी स्टॉक का। अगर मेरे वॉच लिस्ट पे है ना वो, तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा होगा उसके बारे में। आई गिव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू सिलेक्ट ए स्टॉक। ये लोगों को ईज़ी करने के लिए है कि हाँ ईज़ी। आप जब कुछ ही नहीं देख रहे थे पहले, तो 10 चीज़ तो देख ही लो, है ना। नाउ तो गो इन डेप्थ, नो। बिल्कुल, और तब आप खुद ही देख लोगे कि आपका सक्सेस रेशियो है। बट जब मैं खुद जो करता हूँ ना, मैं उतना लोगों को बोलूँगा तो कर भी नहीं पाएंगे, है ना। लोगों को इतना टाइम भी नहीं है। कौन पढ़ रहा है जाके अर्निंग रिलीज पढ़ रहा है, उनका मैनेजमेंट कौन कॉल पढ़ रहा है, नहीं करते। मैं अगर मान लो 10 देख लेता हूँ ना, तो 10 में से बाद जब मैं और ज़्यादा डीप डाइव करता हूँ, 2-3 उसमें से और निकल जाते हैं कि भैया इसमें ये प्रॉब्लम है ना। उनकी गाइडेंस कम हो गई है। तो क्या लोगों के पास इतना टाइम है? अगर है तो वो देख सकते हैं। तो ये आपकी बात का आंसर यही है कि कन्विक्शन था मेरे ऊपर, मेरे उस टाइम पे, कि स्टॉक बहुत अच्छे हैं, मैंने बहुत अच्छे से इनको ढूंढ ढांड के रखा है, तो इसको लिया जा सकता है, तो इसलिए करा मैंने। परफेक्ट, परफेक्ट। ये तो भैया बात होगी थोड़ा पोर्टफोलियो लेवल पे कैसे होता है। अब मैंने आपका एक वीडियो देखा, तो उसके अंदर पे आपने आज से 9 महीने पहले वो वीडियो था जिसके अंदर पे आपने सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट के बेसिस पे नवंबर में अपनी वॉच लिस्ट बनाया हुआ था। तो उसके अंदर पे जैसे अभी 6 नाम है, उस टाइम पे 29 नेम्स थे उस टाइम पे। तो आप कुछ रिकलेक्ट कर सकते हो कि उस टाइम पे 2 या 3 नाम जिसमें आपकी ट्रेड हुई हो और जिसमें आपने कुछ लर्निंग मिली हो, आपने उसको राइट करा हो, स्टॉप लॉस लिया हो, या थ्रू आउट द जैसे आप एक क्वार्टर तक उसको मेंटेन करते हो तो उसमें आपकी मल्टीपल ट्रेड्स बनी हो, ताकि हम आपके लाइव ट्रेड से जो आपने पिछले 1 साल पहले जो लिया था, 9 महीने पहले जो ट्रेड लिया था, उससे हम लोग कुछ सीख सकें। ठीक है, अगर मुझे जितना इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, आप ये सितंबर की बात कर रहे हो ना, जी।
तो उस वाले मतलब जुलाई नवंबर में अगस्त वीडियो आया था आपका। नवंबर में आया था, जी। जुलाई अगस्त सितंबर वाला क्वार्टर होगा ना, हम्म। तो उस टाइम पे मुझे जो थोड़ा थोड़ा याद है, एक शक्ति पंप करके उस टाइम सब बात भी करते थे उसके बारे में, अभी थोड़ा सा ढीला पड़ा हुआ है। और एक टिप्स म्यूजिक भी था, टिप्स म्यूजिक के तो शायद फंडामेंटल अच्छे नहीं थे उसमें, तो इस वजह से मैंने सिलेक्ट नहीं किया था। टिप्स म्यूजिक था, शक्ति पंप था, एक सिलचर टेक करके था, वो तीनों को हम देख सकते हैं ना। ठीक है। तो अगर इसको मैं देखता हूँ सिलचर टेक को, इस पे अगर आते हैं तो आप सितंबर में कह रहे हो ना? नवंबर में आपका वीडियो आया था। अच्छा, अर्निंग इसकी तो अक्टूबर एंड में है। ये अक्टूबर एंड में आया था ना, तो नवंबर 11 के हाँ, हाँ। आसपास होगा ना। हाँ ठीक है। अब देखो ये सिलचर टेक का चार्ट है, तो यहाँ पे इस डेट पे क्या हुआ, रिजल्ट आया, अगर ई लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे रिजल्ट आया। तो अपना स्ट्रैटेजी क्या कहता है कि हम पुल बैक पे लेते हैं, है ना, अगर इस वाले को यूज करो, या फिर अगर आप पहले इस पे बता देता हूँ फिर उस पे वाले बता देता हूँ। तो ठीक मैंने है। क्या किया होगा, मेरी जो जितनी मतलब याद है मुझे, मैं बताता हूँ उनको। तो यहाँ पे रिजल्ट आया, उसके बाद ये क्या हुआ, गिरता रहा। अगर मैं पुराना देखूंगा ना तो ज़्यादा डेटा है नहीं। अगर अब कहाँ से बाउंस करने वाली स्ट्रैटेजी है ना, वो तो नहीं दिख रही है ना मुझे, क्योंकि मुझे लास्ट के 3 मंथ 6 मंथ की दिखना चाहिए। तो मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि कहाँ से बाउंस करेगा करके। तो मैंने उसको अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, एंट्री नहीं लिया मान लो, है ना, क्योंकि पुराना मुझे नहीं मिला एरिया कहाँ से बाउंस करता है। तो यहाँ पे आने के बाद अगर यहाँ आते हो ना, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 20 पे बाउंस कर रहा है ये। यहाँ पे 20 को नहीं, ऊपर वाला 10 है, नीचे वाला 20 है। अच्छा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको वो कर रहा है, मतलब बाउंस ले रहा है। यहाँ से बाउंस ले रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैं 20 तक का वेट करूंगा, है ना। तो यहाँ आया बट ये 10 पे ही क्लोज हुआ है, यहाँ पे फिर ऊपर है, फिर नीचे, फिर यहाँ देखो ये आ रहा है बट ये 30 पे आ गया। बट अगर यहाँ पे मैं देखूं, मैंने कहा था ना कि जब वो आसपास आता है जिस वाले प्रीवियस बाउंस जहाँ पे मारता है, वहाँ पे अगर वो ग्रीन कैंडल बनाता है तो वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो इस वाले कैंडल पे क्या है, मैंने मोस्ट लाइकली यहाँ एंट्री लिया होगा, क्योंकि अब ऐसा नहीं कि मुझे प्रॉपर याद है, बट मैंने अगर मेरी स्ट्रैटेजी को मैं देखूं तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, क्योंकि 20 के ऊपर है ये। पुराना देख रहा हूँ ये 20 को थोड़ा सा क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है 20 पे। तो अगर मैं यहाँ एंट्री करता हूँ, अगर मान लो यहाँ नहीं भी किया होगा मैंने, या यहाँ पे कहीं किया होगा, तो फिर मैं यहाँ निकल गया हूँगा। अगर यहाँ से यहाँ देखोगे ना तो ठीक मिला होगा। अगर मान लो नहीं, मुझे जितना याद है इसमें ना एसएल हिट हुआ था मेरा, इसमें एसएल हिट हुआ था, क्योंकि मैं यहाँ कहीं लिया तो 20 के बाद ना 20 को यहाँ पे काट दिया है ना इसने। क्योंकि देखो अगर 20 के बाउंस पे मैं ले रहा हूँ ना, तो मेरा एसएल कहाँ होगा, या तो 8% उसी दिन जब मैं एंट्री कर रहा हूँ, या फिर आगे जाके 20 पे कभी नीचे क्लोज कर जाए, तो ये एसएल हिट कराता है। बेसिकली एसएल नहीं है, टीएसएल है। हाँ, मतलब ट्रेलिंग एसएल कह लो करके, है ना। तो मतलब ब्रेक इवन के आसपास निकल गया होगा कि अगर यहाँ पे कहीं घुसा होगा तो यहाँ कहीं निकला हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वगैरह नहीं हुआ होगा इसमें, है ना। अगेन बाउंस मिला था। हाँ, फिर एक बार बाउंस मिला बट वो 30 पे मिल रहा है। तो ये 2 बार मेरे को, हाँ ये याद आ गया मुझे अच्छे से अब, कि 2 बार इसने मेरा एसएल हिट किया है, काम ही नहीं करा इसने। इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग वेरी वेरी गुड रिजल्ट, उस क्वार्टर का देखोगे तो सिलचर टेक का बहुत अच्छा रिजल्ट था और इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट था, शक्ति पंप का भी, बट ये काम नहीं करा। ये मेरे 2 बार एसएल हिट किया है इसने। एक बार ट्रेलिंग मतलब छोटा प्रॉफिट दिया, एक बार लॉस दिया। एक बार लॉस ही दिया है इसने। तो हो सकता है ना, कोई भी स्ट्रैटेजी में आप 100% तो नहीं हो सकते हो। अब दूसरा अगर हम देखते हैं शक्ति पंप के बारे में, शक्ति पंप का अगर नवंबर में देखोगे, यहाँ पे अगर मैंने कहीं यहाँ रिकॉर्ड करा होगा तो इधर के डेट पे कहीं रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है ना। तो अगर इसका पुराना देखते हो तो ऐसा कोई बाउंस का कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे स्क्वीज हो रखा है, यहाँ पे भी स्क्वीज हो रखा है ना, तो इस वाले पे कुछ नहीं करा होगा मैंने कि चलो अभी पता लगाते हैं कि कहाँ पे जो है ना ये सपोर्ट ले रहा है करके, किस वाले रेंज में करके ना। तो मोस्ट लाइकली पुराने हिस्टोरिकल इनको देख के ना, तो मैंने यहाँ कहीं ट्रेड इनिशिएट किया होगा, क्योंकि वहाँ पे पुल बैक हुआ है हाई से, मतलब रिजल्ट के बाद जो है ये गया ऊपर, फिर उसके बाद पुल बैक हो रहा है, फिर ये प्रीवियस वाला जिस वाले एरिया में है ना, जिन ईएमएस पे, यहीं पे ही कर रहा है ये। तो इस किसी में मैंने कहीं एंट्री करी होगी, तो इससे प्रॉफिटेबल, ये प्रॉफिटेबल ट्रेड था मुझे याद है। तो अगर यहाँ से देखोगे तो काफी अच्छा गया, और ये तब तक एग्जिट नहीं बनता है जब तक जो है इसको ना काट ले यहाँ पे। पर आपने 20 मूविंग एवरेज बेसिस में ट्रेड नहीं लिया ना। हाँ, मैंने तो 20 पे 50 नहीं के लिया। आसपास अगर था आप ये देखोगे इसको, ये शायद 30 के आसपास है। 30 या 50 होगा। हाँ, अगर ये 10 20 30 ऐसे कुछ, हाँ 50 के आसपास है ना। तो 50 के आसपास, या तो 50 का इंतजार करो दोबारा आने के लिए, है ना, यहाँ पे एसएल लो, या फिर क्या हो सकता है पहले ले सकते हैं। मैंने मार्क करा होगा तो कुछ है यहाँ पे, शायद मेरे एंट्री लिया होगा, या जो भी है पुराना डेटा है ये।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 15% वाला क्राइटेरिया तो फुलफिल हो ही रहा है ना, फुलफिल हो तो रहा वहां से निकल जाओ आप। तो मैंने यहाँ से निकल गया होगा, अच्छा क्योंकि देखो अगर आप बहुत इमीडिएटली जैसे आपने लिया और 15% आ जाता है ना 8-10 दिन में, तो आप चुपचाप निकल लो। आप फिर ये मत सोचो कि 15% तो आ ही गया, फिर आप सोचो कि 20 कब काटेगा, फिर 20 का मैं ऐसे हिट करता हूँ, तो फिर वो नहीं होगा। और इसी को अगर आप दूसरे वाले पे देखते हो ना, जो 10 EMA वाला स्ट्रेटेजी है, इसको देखोगे ना, ये अच्छा काम किया था इसमें ना। ये देखो अब रिजल्ट आया, 2-3 बार इसने फेक एंट्री भी दी है। अगर आप यहाँ देखते हो तो यहाँ पे देखो एक बार काट के गया है यहाँ पे, है ना, एसएल हिट करा इसने, देखो यहाँ पे एसएल हिट हुआ। अगर आप इस पे आपने एसएल यहाँ लगाया होगा ना इसी वाले लेवल पे, तो एसएल हिट हुआ, फिर दोबारा हुआ, बट एसएल आगे काफी आगे जाके हिट हुआ है, देखो यहाँ पे फिर हिट हुआ, 2 बार हिट हुआ। मैंने कहा था मैं मल्टीपल टाइम लेता हूँ, मैंने देखा 8% एक बार गया, दूसरी बार 8% गया, फिर मैंने एंट्री ली होगी इसमें कि फिर ये कर रहा है। अब मुझे पे अपना 11 दिसंबर की closing हाँ, इस वाले पे लिया मैंने, तो फिर वो काटा नहीं कभी यहाँ पे। तो इस वाले सिनेरियो में जाके कहाँ एग्जिट बनेगी मेरी, यहाँ पे बनेगी। अगर यहाँ काटता है तो मेरी एग्जिट बनेगी। तो मेरे को लगता है कि मोस्ट लाइकली मैंने ना 15-20% में निकल गया हूँ, मैंने इतनी तक वेट ही नहीं करा होगा। यानी शक्ति पब में ओवरऑल पैसे नहीं मिले, क्योंकि 2 बार 8% का एसएल हुआ है और एक बार 15% का प्रॉफिट 15-16% अगर मैंने लिया होगा तो उस एसएल के बाद नहीं बने होंगे ना। और मैं बताता हूँ ये जो नवंबर दिसंबर का सीन है वो इस क्यों हो रहा है ये, क्योंकि उस टाइम पे सारे मार्केट सेंटिमेंट खराब थे। कितना भी अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर कर लो, अच्छा रिजल्ट हो, अगर ओवरऑल सेंटिमेंट खराब है तो आपको स्ट्रेटेजी कोई नहीं काम करने वाला। स्विंग ट्रेडिंग तो काम ही नहीं करेगा। कोई अगर बोलता है ना कर रहा है वो गलत है, वो गलत बोल रहा है हमको, है ना। अगर आपका ओवरऑल सेंटिमेंट ही नहीं है तो कोई भी स्टॉक ट्रेंडिंग ही नहीं हो सकता ना। जब ट्रेंडिंग नहीं होगा तो आप कैसे कमा लोगे। नहीं, इंडेक्स 15 टॉप से 10-10 12-12 13-13% गिर रही है। अच्छे मिड कैप स्टॉक्स 30-30% क्रैक किए हैं। टाटा मोटर जैसा स्टॉक 50% क्रैक किया है। तो फिर क्या कर सकते हो, सिनेरियो नहीं कर सकते हो। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया कि क्या इंडेक्स देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। जब आप ट्रेड कर रहे होते हो ना, तो आप ओवरऑल इंडेक्स को देखो। तो मैं क्या देखता हूँ, जो निफ्टी का 100 वाला है, मिड कैप 100 जो है वो, और निफ्टी 50, ये दोनों देखता हूँ। तो उसमें क्या है कि आप अगर ये देख रहे हो कि आप ऑल टाइम हाई पे है, तो मैं अपने अभी जो मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल है उसमें बोला था मैंने कि अभी जो है मेरा एक्सपोजर 10% है। लास्ट टू लास्ट वीक मेरा जो था उसमें मेरा 10% है मेरा। तो लोगों का सवाल 10% क्यों हो गया। तो मैं क्या करता हूँ कि अगर प्रीवियस हाई पे इंडेक्स पहुँच जाता है ना, तो मैं एक्सपोजर रिड्यूस कर देता हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जब इंडेक्स जो ऑल टाइम हाई है उससे बहुत नीचे होना चाहिए, वहाँ से मतलब वो मूव कर रहा हो ऊपर को ना, तब मैं फुली इन्वेस्टेड होता हूँ। मतलब तब मैं अगर मेरा जितना भी कैपिटल होगा पूरा लगा दूंगा। बट अगर ऑल टाइम हाई पे होगा ना, मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि अभी देखो लास्ट के अगर 15 डेज देखोगे, कोई भी स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे। रीज़न क्या है? क्योंकि सारे जो इंडेक्सेस हैं सब ऑल टाइम हाई पे हैं। तो इसलिए मैंने पहले ही बोला, मैंने कहा अभी एक्सपोजर ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। अगर ऑल टाइम हाई से नीचे है 20-30%, या 20-30 में ज़्यादा बोल रहा हूँ, इंडेक्स लेवल पे 5-7% भी नीचे है ना, तब भी आप ले सकते हो। अदरवाइज मतलब तब आप 100% पे रहो या 70-80% ऑफ कैपिटल रहो। बट ऑल टाइम हाई पे तो आपको कम करना चाहिए, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे कुछ भी हो सकता है। ब्रेक करके चले जाएगा ऊपर, या फिर नीचे आएगा, वहीं से नीचे आने लग जाएगा। तो आपको क्यों रिस्क लेना है ना। तो मैं हमेशा से जब भी इंडेक्स ऑल टाइम पे हाई पे ट्रेड कर रहे होते हैं, अपना एक्सपोजर कम कर तो देता हूँ। स्ट्रेंथ में आप कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। हाँ, मैं अब जैसे मैं 100% था, तो मैंने जैसे देखा कि प्रीवियस हाई को टच कर रहे हैं सारे इंडेक्सेस, तो मैं 10% पे हूँ। मतलब सारे बुक कर लिए थे मैंने। उस टाइम पे प्रॉफिटेबल ही थे सारे, 1-2 शायद लॉस वॉस में होंगे, तो मैंने कर दिए थे वो। तो इंडेक्स भी देखना जरूरी है, सिर्फ स्टॉक मतलब आप जैसे बना रहे होते हो ना पोर्टफोलियो, तो ओवरऑल मार्केट को भी देखो ना कि कहाँ पे है मार्केट। से पता चला कि डेली नीचे जा रहे हैं और वीकली पे भी सारे ईएमएस वगैरह काट दिए, तो आप एक्सपोजर कम रखो। बट अब अगर मौका मिल रहा है कि नीचे सब बाउंस होने लग गए, इंडेक्सेस अच्छे हो रहे हैं, अच्छे न्यूज़ आ रहे हैं वगैरह, तब आप एक्सपोजर ज़्यादा रख सकते हो, मतलब अपना कैपिटल 100% कर सकते हो। तो उसको भी देखना ज़रूरी है। ये था। ठीक है। परफेक्ट भैया। मतलब मैंने किसी को स्टॉक सिलेक्शन पे इतना डेप्थ में हम्म। फोकस करते हुए और कन्विक्शन हाँ। बनाते हुए नहीं देखा। पर्सनली मुझे जो इसमें सबसे अच्छी चीज लगी कि हर कोई ना बोलता है कि भाई मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, और कोई डेप्थ में जाके बात नहीं कर रहा था भाई उसकी जड़ कहाँ से आ रही है, हाँ, भाई चीजें बन कहाँ से रही हैं, क्या ग्राउंड लेवल पे चीजें उतनी स्ट्रांग है कि नहीं है। बिकॉज टेक्निकल पे जब चीजें मैटर आता है ना, बहुत चीजों में हवा भरी होती है और इन्फ्लेटेड होती हैं चीजें। जहाँ पे इन्फ्लेशन होती है कि और वहां पे बबल बर्स्ट होने का भी टेंशन रहता है। लेकिन आप कोशिश कर रहे हो कि मैं पुल बैक पे लूँ,
मेरी रूट स्ट्रांग हो, बेस स्ट्रांग हो एंड अपना कन्विक्शन बेस्ट हो। हाँ, उसके बाद भी नहीं चला तो भाई नहीं चला। और हर चीज नहीं personally- चल सकती है। हाँ, हर चीज नहीं चल सकती है। और पर्सनली मुझे बहुत मजा आया आपके साथ हाँ, बात करके, और बहुत सारा टाइम बहुत जल्दी थैंक यू, बीत गया, थैंक यू। एंड इट हैज बीन फन, एंड आई थैंक यू फॉर कि आप हमारे कहने पे आए एंड आपने हमको अपने वीकेंड में से 3 घंटे का वक्त दिया, एंड आई विल ऑलवेज अप्रिशिएट इट। मेरा यही कोशिश है कि जो भी ये पॉडकास्ट देखें या जो भी है ना, जो भी आपके व्यूअर्स हैं, सब कुछ हैं, बस ब्लाइंडली मत करा करो। टेक्निकल है तो भैया सिर्फ अगर आप मान लो इसको ऐड कर लेते हो ना, आपको खुद ही अपने आप ही रिजल्ट देख पाएंगे कि कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं या नहीं, है ना। सिर्फ जो आपने जैसे बोला टेक्निकल खाली देखना, मैं इस पर बिलीव नहीं करता। वो बैक्ड बाय फंडामेंटल होना चाहिए। आप अच्छे से करोगे तो देखो, क्यों ऑप्शन करना है, कुछ करना है। आप अगर अच्छे से कमा सकते हो इस चीज़ में, अगर आप 3 महीने में 4 महीने में अगर आप 10-15% रिटर्न, लोगों को लगता है यार 3 महीने 15% कम है, बहुत अरे अच्छा रिटर्न नहीं है। भाई, 10-12% बहुत अच्छा रिटर्न है ना। बहुत है। बहुत बढ़िया तो आप लोग की ऑप्शन कर लेंगे, क्यों करना है। जो मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑप्शन में नहीं कमाते, कमा रहे हैं, बट इससे भी इजीली कमाया जा सकता है। और स्ट्रैटेजी जो भी फॉलो करें, आपके फॉलोअर्स जो भी इनको करें, पूरा फॉलो करें, आधा अधूरा नहीं कि ये वाला तो कर लेता हूँ ऐसे नहीं लूंगा मैं करेगा, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। काफ़ी चीज़ें मैं तो कोशिश करा को सिखा पाऊँ, बाकी देखते हैं क्या होता है ना। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।